नहीं चल गई। हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका अमेंडमेंट्स क्लास में। सर ये अमेंडमेंट आके बड़ा डरा देते हैं हमें, हमारा पढ़ा लिखा सारा खराब कर देते। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। इस बार के अमेंडमेंट तो सिर्फ क्लैरिफिकेशन है, अमेंडमेंट कुछ है ही नहीं। कुछ आपके एग्जामिशन चैप्टर में जाके कुछ जरूर आपके अमेंडमेंट हैं, पर ये सप्लाई चैप्टर से रिलेटेड, टैक्सेबल पर्सन से रिलेटेड कुछ ऐसा अमेंडमेंट है नहीं। क्या है, शुरू करते हैं। या अमेंडमेंट पढ़ाते वक्त मैं उम्मीद करूंगा तुम्हें पूरी जीएसटी चैप्टर अच्छे से आता है। जो मैंने पढ़ा दिया इनफैक्ट वो तो आता ही आता है, जो नहीं पढ़ाया चलो उसके अमेंडमेंट भी अपन थोड़े से कल की क्लास में कवर कर लेंगे। पर आज करते हैं जो अब तक अपन ने पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था सप्लाई चैप्टर में। सबसे पहले आपका अमेंडमेंट कौन से चैप्टर से है? सप्लाई चैप्टर से है। सप्लाई चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट में कुछ एक्टिविटीज पढ़ी थी कि सर ये फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई। अमित क्या था शेड्यूल 3 में? कौन कौन सी एक्टिविटी लिखी हुई थी? एक शॉर्टकट कराई थी मैंने, न्यू मैजिक, WG लिकर वाले। ठीक, तो इसमें आप मेरे को बता दो इसकी ई की फुल फॉर्म क्या थी? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, अगर कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या करता है? सर्विस देता है। कोई भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, एक्चुअली सर्विस ही रेंडर कर रहा है एम्प्लॉय आदमी, ठीक, और बदले में क्या ले रहा है? सैलरी ले रहा है। तो ये पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ सर्विस सप्लाई नहीं मानी जाएगी। सर्विस तो है पर गेट नंबर 2 से सप्लाई से बाहर निकाल रहे हैं शेड्यूल 3 की मदद से। तो यहाँ पे अमेंडमेंट क्या है? सर अमेंडमेंट कुछ है ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ क्लैरिफिकेशन है। क्या बोल रहा है? एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन कॉल्ड एज सैलरी। सैलरी कब आती है? कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है, ठीक। अगर उस कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के बजाय अदरवाइज कोई भी पेमेंट आया तो फिर उसको क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे, अदरवाइज वो सप्लाई नहीं मानेंगे। मतलब अगर सैलरी आई तो सैलरी तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है क्या? हाँ सर, जब आपकी हायरिंग हुई थी उस कंपनी में तो आपके पास क्या आया था? एक ऑफर लेटर आया था। ऑफर लेटर में लिखा हुआ था कि आपके पर्क्स इतने होंगे, ठीक है ना, आपकी डीए इतनी होगी, आपके एचआरए इतना होगा, आपका बेसिक इतना होगा। ये सब तो कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन हो गई। पर कभी एम्प्लॉयर ने खुश हो गया एम्प्लॉय को कुछ भी दे दिया, वो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है तो वो क्या माना जाएगा? आपका सप्लाई माना जाएगा। इतनी सी बात कह रहा है। और 50,000 तक तो वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो 50,000 तक तो ये सारा पॉइंट तो पहले ही क्लियरिफाई था। इसमें कुछ भी लिखा हुआ था कि लॉ पूरा का पूरा पहले लिखा हुआ था कि 50,000 तक जीएसटी अगर होगा, 50 अगर एम्प्लॉयर, एक्चुअली होता क्या है, ये गिफ्ट वगैरह जो होते हैं ना, ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होते। इस बार क्या क्लियर कराया गया आपके अमेंडमेंट में? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन वर्ड को क्लियर किया गया है। साफ साफ सी मैं बात बता दूं कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दे रहा है तो गिफ्ट कभी भी आपके कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होगी। जब आप बच्चे सीए में बन जाएंगे तब आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि ईवाई, डिलॉयट, इनमें क्या होता है, जब आप अच्छा काम कर देते हैं ना तो आपको सुडोक्सू या फिर किसी भी जैसे डीकैथलॉन के कूपन वाउचर मिल गया कि जाओ 2-3 हज़ार की टी शर्ट वगैरह जूते वगैरह लेना, 3,000 का वाउचर है, ठीक। तो किसी एम्प्लॉयज को ये बटते रहते हैं फॉर वर्क एप्रिसिएशन। पर ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में तो नहीं आया था, ऑफर लेटर में तो ये लिखा हुआ नहीं आया था कि भाई अगर अमित ने अच्छा काम कर दिया तो अमित को क्या मिल जाएगा? आपके डीकैथलॉन का वाउचर मिल जाएगा। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से अराइज हुआ क्या? ये नहीं सर, ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से अराइज नहीं हुआ। तो क्या सप्लाई बनना चाहिए? हाँ, ये सप्लाई बनना चाहिए। पर कहां तक छोड़ा है? 50,000 तक छोड़ा है। अगर ये वाउचर 50,000 तक हुआ तो भी इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो भी ये सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर गलती से इसको 51,000 रुपए का वाउचर मिल गया तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन था क्या? सर नहीं था। और 51,000 रुपए का अब ये सप्लाई माना जाएगा क्या? हाँ सर, अब ये सप्लाई माना जाएगा। तो क्लैरिफिकेशन क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से कोई भी चीज अराइज होती है वो सप्लाई नहीं है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन के बीच में, ठीक। और अगर वो उसके बिना अराइज हो जाती है तो वो 50,000 तक आपका सप्लाई नहीं है, अदरवाइज वो सप्लाई है। सर ये तो अगर आप नहीं भी पढ़ाते तो हम एग्जाम में यही ट्रीटमेंट करके आते। हाँ, पर आपने क्या बता दिया इस बार, इन्होंने क्या क्लियर किया कि भैया ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी चीज देगा वो सारी एग्जेम्प्ट है। कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन में जो जो चीज लिखी हुई है वो एग्जेम्प्ट है, वो सप्लाई नहीं है। अदरवाइज वो सप्लाई तो है पर 50,000 तक उसको भी एग्जेम्प्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर ये क्या पॉइंट है? सर ये थोड़ा सा अच्छा सा पॉइंट है। इसमें देखते क्या है? सेल ऑफ लैंड। सिचुएशन 1 में क्या है? सेल ऑफ लैंड। मैंने इसमें ही बताया था आपको, न्यू मैजिक WG लिकर वाले, यही पॉइंट बताया था। इसमें आई से क्या था? लैंड बताता था मैं, है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें अपन क्या लेते थे? लैंड का एग्जांपल लेते थे। सर एक बार बताओ, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है। नमन से पूछते हैं, नमन ये सप्लायर आदमी है, ये रेसिपिएंट आदमी है। मतलब ये सप्लायर कौन है? जिसके पास जमीन रखी है, और ये रेसिपिएंट कौन है? जो जमीन आज खरीदना चाहता है।
तो क्या जमीन के बेचने खरीदने पे जीएसटी लेवी होता है या नहीं होता? पहले तो मेरे को बेसिक अमेंडमेंट छोड़ दो, बेसिक में से बताओ कि अगर मैंने आज कोई जमीन बेची है, ठीक, 2 करोड़ रुपए की जमीन बेची है, सामने वाले से 2 करोड़ रुपए लिए हैं, तो सप्लायर कौन है? जिसने बेची है। रेसिपिएंट कौन है? जिसने खरीदी है। ठीक, इसने इसको 2 करोड़ रुपए दिए हैं, इसने इसको क्या करिए? लैंड ट्रांसफर करिए। तो सर ये 2 करोड़ के साथ जीएसटी का अमाउंट भी लेगा क्या? ये सवाल है मेरा, हाँ या ना? नमन बताएगा। नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? ये क्योंकि इसको नेगेटिव लिस्ट से बाहर निकाल दिया ना यार। लैंड इज नॉट अ सप्लाई, तो सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी लेवी होगा ही नहीं। तो सर फिर इसमें नई बात क्या आई? नई बात ये आई कि मान लो इस सप्लायर को इसने बोला कि भैया मैं तो इसको क्या है, खेत या फिर फार्म हाउस बनाऊंगा। इस पे फार्म हाउस जब भी बनाऊंगा, फार्म हाउस में तो उजाड़ तो फार्म हाउस होता नहीं, फार्म हाउस में तो पेड़ पौधे खलियान लगे हुए होते हैं। ठीक, तो तू एक काम कर, बोरिंग लगवा के दे इसमें, और बेसिक 2-4 एक्टिविटी और करवा के दे। ठीक, अगर मैंने सप्लायर आदमी ने मेरी एक लैंड पे कुछ फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी, जैसे कि बोरिंग खुदवा दिया, ठीक है ना, और भी 2-4 कोई बेसिक फैसिलिटी जो लैंड पे ही मुहैया कराई जाती है। मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं करी। इसमें भी मैंने एक अच्छे से चार्ट बनवाया था आपको कि अगर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में है तो लैंड है तो क्या मानेंगे? सप्लाई नहीं मानेंगे। रेंट पे गया है तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। फुली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग गई है तो सप्लाई ही नहीं मानेंगे। अगर वो भी रेंट पे गई है तो क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी गई है तो उसको क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। ये चार्ट अच्छे से याद है। ठीक, तो अभी मैंने लैंड पे क्या कर दिया? कुछ बेसिक एक्टिविटीज करा दी। ठीक है, जैसे आपने मान लो मैंने एक उसको क्या कहते हैं, जिससे पानी निकलता है, बोरिंग खुदवा दिया। ठीक, अब बोरिंग खुदवा के बेच रहा हूं, तो अब इसको सप्लाई मान लेंगे क्या? लैंड को तो सप्लाई नहीं मानेंगे। इस बोरिंग फैसिलिटी भी तो बेच दी मैंने एक तरह से। अगर मैंने 2 करोड़ में जमीन बेचा था और मेरे बोरिंग फैसिलिटी लगवाने में मान लो 20 लाख लग गए, तो ये तो है नहीं कि मैं अभी भी 2 करोड़ में बेच दूंगा। अब मैं कितने में बेचूंगा? 2 करोड़ 20 लाख में बेचूंगा। तो अब इस 20 लाख को सप्लाई मान ले क्या? सवाल ये है मेरा, क्या लगता है? अमेंडमेंट इसी के बारे में है कि सर ये 20 लाख का जो अमाउंट है ये सप्लाई है या नहीं है। हर्ष क्या लगता है? चलो पढ़ के बताओ, कोशिश करो। हैंड रिटन नोट्स हैं इसलिए पढ़ाओ। मैंने सारी सिचुएशन बता दी। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 पढ़ लो, व्हाट अबाउट पढ़ लो। ये व्हाट अबाउट फैसिलिटी और इन सर्विस ऑफ स्टैंड अलोन, तो सप्लाई है या वो नहीं है? जब वो स्टैंड अलोन जाएगी ना तो वो सप्लाई है। मतलब इसके लिए ये तो स्टैंड अलोन सर्विस ले रहा है ना इरिगेशन की, वो बोरिंग खुदवाने की, तो इसके लिए तो वो सप्लाई है। सर वो तो ऑब्वियस ही बात है। पर जब ये इसको बेच रहा है ना तो क्या माना जाएगा? वो लैंड ही बेच रहा है और उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। मतलब एक तरह से फायदा है किसको? आपके रेसिपिएंट आदमी को। अलग से ये लेता तो 20 लाख रुपए पे जीएसटी लगता, पर इसने क्या किया? इसको बोल दिया कि भैया मैं लूंगा तो क्या मतलब है, तू ले लैंड पे, तू ये बोरिंग फैसिलिटी करवा दे, तेरे पे जीएसटी लगेगा, पर मेरे पे तो कम से कम इस सप्लाई पे तो 2 करोड़ 20 लाख पे तो जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये 20 लाख रुपए को भी सप्लाई नहीं मानी गई। क्या मानी गई? कि सप्लाई मेन चीज क्या हो रही है? अभी भी लैंड ही सेल हो रही है और लैंड पे क्या करते हैं अपन? उसको यहीं से बाहर निकाल दिया। तो क्लैरिफिकेशन क्या है? अमेंडमेंट क्या है कि सर अगर इस पे लैंड पे कोई बेसिक एक्टिविटी, कोई बेसिक खर्चा कर भी दिया तो वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर आगे बढ़ जाओ। ये है थर्ड अमेंडमेंट। सर ज़्यादा लंबी क्लास लोगे क्या? सर ज़्यादा लंबी नहीं लूंगा, थोड़े से पॉइंट्स बताऊंगा, बाकी कल करेंगे अमेंडमेंट क्लास में। अब शुरू में मैंने एक गेट नंबर फर्स्ट पढ़ाया था, जब मैंने बताया था गुड्स और सर्विस। पूछ के चलूंगा, सभी बता गुड्स की डेफिनेशन क्या बताई थी और सर्विस की डेफिनेशन क्या बताई थी? तो गुड्स की डेफिनेशन बता दे, सर्विस की किसी और से पूछ लूंगा। एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और थिंग अटैच्ड टू अर्थ, एग्जांपल साइनेज, ये सारे गुड्स हैं। और सर्विस में क्या बोला था? एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस, ये बोला था। फिर मैंने सर्विस की 2 डेफिनेशन और बताई थी, एक्टिव और पैसिव। पैसिव में लिखा था नॉट टू डूइंग एन एक्ट इज ऑल्सो अ सर्विस, यही बोली थी। एग्जाम्पल दिया था मैकडोनल्ड्स वाले का, ठीक, कि अगर मैकडोनल्ड खुल गया उसके साथ में क्या कर रहा है? बर्गर किंग खुल रहा है, तो मैकडोनल्ड वाले ने 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए बर्गर किंग वाले को पहुंचा दी कि भैया ये काम मत कर। ठीक, दूसरा एग्जांपल दिया था, अगर कोई किसी के घर पे कोई फंक्शन है, शादी वादी है, ठीक है, उसने आपके जिया बैंड बुक किया है, जिया बैंड को बुक करने के लिए उसने 50,000 रुपये एडवांस दिया है ना, 2 लाख में बुक हुआ था, 50,000 रुपये एडवांस दिया और शादी किसी वजह से कैंसिल हो गई। ठीक, तो वो अपना एडवांस लेने जाएगा तो वापस कर देगा क्या भाई? बोलेगा वो तो एडवांस वापस नहीं करेगा। तो वो 50,000 रुपये पे वो भी सर्विस है क्या? हाँ सर वो नेगेटिव सर्विस है, वो पैसिव सर्विस है। उस 50,000 रुपये पे जीएसटी लगेगा क्या? सर यही तो बता रहे हैं कि सर्विस है तो गेट नंबर 1 से बाहर नहीं निकल पाया तो अल्टीमेटली चारों गेट से भी बाहर निकल नहीं पाएगा, वो सर्विस बन जाएगी, जीएसटी उस पर लग जाएगा। यही पढ़ी थी। तो अब ये उसी के बारे में कर रहा है कि नेगेटिव एक्टिविटी क्या होती है। ये बोल रहा है
कि यार नेगेटिव एक्टिविटी है ना एक कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है, कंपनसेशन से अराइज नहीं होती। जैसे कि मेरी एक लैंड है ना सर, लैंड पर जीएसटी लगता ही नहीं है। आप दूसरे एग्जांपल लो, जैसे कि मान लो मैं कोई केस मैं हाँ पेनल्टी का एग्जांपल मैं वही ले रहा था कि अगर मेरे पे कोई पेनल्टी लग गई है ना, या फिर मेरे को किसी कोर्ट से कोई, मैं जैसे मैगी वैगी का एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने मैगी खा ली, मेरे पेट में दर्द हो गया, मैंने उस पर क्लेम कर दिया और निकल के आया कि इसमें तो पेंसिल यूज़ होती है, स्लेट यूज़ होती है। ठीक, मैगी कंपनी ने मेरे को 5 लाख रुपए दे भी दिए। ठीक है, ये अपना नमन है, नमन को कितने मिल गए? 5 लाख रुपए मिल गए। ठीक है, जिसको मिल गए वो एक तरह से सप्लायर, जिसने दिए रेसिपिएंट। तो सर इस 5 लाख रुपए पे क्या जीएसटी लगेगा क्या? मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर कोई एक्टिविटी करने या ना करने से, ठीक, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से अराइज होती है ना ये वाली बात भी, तो फिर वो नेगेटिव सर्विस में अलाइड होती है अगर वो कंसिडरेशन आ रहा है तो। पर कंसिडरेशन बोला जाएगा, कॉम्पनसेशन। ये 5 लाख रुपए मिलेंगे तो ये कंसिडरेशन मिलेगा, ये बोले कमाए हैं या कॉम्पनसेशन मिला है कि पेट में दर्द हो गया था, कॉम्पनसेशन मिला है। तो कॉम्पनसेशन कभी भी आपका इसमें नहीं आता, नेगेटिव एक्टिविटी में नहीं आता, तो उसको उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो मतलब किसी को पेनल्टी मिल गई या देनी पड़ गई, ठीक है ना, तो ये सारे क्या है? कॉम्पनसेशन है। ऐसे लैंड का एग्जांपल मैं ले नहीं सकता क्योंकि लैंड तो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से ही बाहर निकल जाती है, पर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड हो जाता है अंडर सेक्शन 45, तुमने कैपिटल गेन्स में भी पढ़ा होगा। ठीक, क्या मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ क्लैरिफिकेशन क्या आया है कि कंसिडरेशन तो आपका सप्लाई माना गया है, नेगेटिव एक्टिव में जो कंसिडरेशन आता है ना वो तो सप्लाई माना गया है, पर किसी नेगेटिव एक्टिविटी कॉम्पनसेशन अगर आया है, अगर उसका बढ़ क्या होगा? कॉम्पनसेशन होगा। तो कॉम्पनसेशन आपका नेगेटिव लिस्ट में नहीं माना गया, ठीक है ना, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि नेगेटिव लिस्ट में तो जो कंसिडरेशन आता है उस पर जीएसटी लगता है ना भाई, है ना, और कॉम्पनसेशन पे जीएसटी नहीं लग के चलेगा, ये वर्ड है। तो कंसिडरेशन और कॉम्पनसेशन में डिफरेंस बताया गया है। तो कॉम्पनसेशन पे जीएसटी नहीं लगेगा, कंसिडरेशन पे जीएसटी लगेगा। तो जब जब अगर अमाउंट आ जाए एज अ कॉम्पनसेशन किसी को रिसीव हो रहा होगा तो उस पर जीएसटी लेवी नहीं होगा। इतनी सी बात बताई गई है आपके अमेंडमेंट में, ये रहा, नॉट कॉम्पनसेशन, फाइन पेनल्टी, एसेट्रा। ठीक है, अभी क्या है यार, मैं डाउनलोड तो किया है मैंने, इसके ऊपर मैं हटाना नहीं चाहता। ये तो क्या है, हैंड रिटन नोट से मैं मोबाइल में दिखा देता हूँ, ऐसी एक फाइल दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है ना। ये क्या है, अमेंडमेंट की मेन फाइल है जो इंस्टीट्यूट ने दी है, और ये तो क्या है, उसी का क्रक्स बनाया हुआ है हैंड रिटन नोट से। तो एक बार हैंड रिटन पढ़ लेते हैं, फिर क्या करेंगे अपन, मेन वर्ड टू वर्ड रीडिंग करेंगे, ठीक है ना। उसमें समझ में आ जाएगा कि हर एक बात क्या की गई, क्या कही गई है। आगे देखो, सप्लाई चैप्टर से पढ़ लिया अपन ने, पहला पढ़ा था सप्लाई चैप्टर से, दूसरा भी सप्लाई चैप्टर से, तीसरा था आपके गुड्स एंड सर्विस वाले चैप्टर में फर्स्ट गेट से। अब क्या है आपके सर, मेन क्या है आपके एग्जम्पशन से आपके अमेंडमेंट्स आए हैं, और इसको तो फिर भी अमेंडमेंट्स कहेंगे। इसमें तो क्लैरिफिकेशन है सर, कंसिडरेशन और कॉम्पनसेशन में डिफरेंस बताया है। इसमें आपके बताया कि भैया लैंड पे अगर कोई बेसिक एक्टिविटी कर देते हैं तो उस पर क्या नहीं लगेगा, आपका जीएसटी नहीं लगेगा। इसमें क्या बताया कि एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल एब्लिगेशन का वर्ड स्पेसिफाई किया गया। तो ये सारे सब क्या है, अमेंडमेंट नहीं है, क्लैरिफिकेशन है। आपके एग्जम्पशंस में मेन क्या आए हैं, अमेंडमेंट्स आए हैं। सरकार का अभी मैंने बताया था अभी कल की क्लास में कि अभी सरकार का मंथली जीएसटी का रेवेन्यू कितना है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास का है। सरकार क्या चाह रही है, सरकार ने एक बेंचमार्क फिक्स किया है 2 लाख करोड़ का, कि अब हर महीने हमको भारत से कितना चाहिए, 2 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी हर मंथ चाहिए, मंथली जीएसटी चाहिए, मतलब 50,000 करोड़ का जीएसटी ज्यादा करना है। अब ज्यादा करना है तो जहां जहां एग्जम्पशन दे रखी थी विड्रॉ कर लेते हैं यार। ठीक, सरकार ने कुल मिला के लगभग 100 एग्जम्पशन दे रखी थी इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है ना। गुड्स में भी दे रखी है, गुड्स की आपके पार्ट नहीं है कोर्स का, तो सर्विस दे रखी है, तो सर्विस में जो अमेंडमेंट आए वो आपके पार्ट भी बन गए। तो ऐसा है कि 100 में से सरकार ने बहुत सारी अमेंडमेंट छीन ली है, मतलब बहुत सारी एग्जम्पशन छीन ली है। अब सरकार क्या बोलती है कि अब इन पे क्या करके चलेंगे, हम जीएसटी लेवी करके चलेंगे। तो ऐसा क्या क्या है सर, पहला एजुकेशन में सरकार क्या बोल रही है, एजुकेशन में देखो अमेंडमेंट नहीं है, फिर यहाँ पे क्या है, क्लैरिफिकेशन है। हेल्थ केयर में अमेंडमेंट है। सरकार क्या बोल रही है कि भाई एजुकेशन में तो किसी भी एक कोई स्कूल, सबसे पहली बात तो स्कूल की है, अपन प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे ये बात अप्लाई नहीं होती। ये बात किस पे अप्लाई होती है, या तो सरकारी कॉलेज हो, सरकारी इंस्टीट्यूशन हो, या सरकारी या प्राइवेट स्कूल हो। स्कूल तो चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट का पब्लिक हो। पर अगर अदर इंस्टीट्यूशन की बात आ गई, जैसे स्कूल लेवल पार हो गया, ठीक, कॉलेज की बात आ गई या इंस्टीट्यूट की बात आ गई, तो अब सिर्फ
पब्लिक की बात होगी तो ये बात अप्लाई होती है, प्राइवेट ट्यूशन पे स्कूल के बाद ये बात अलाउड नहीं है। ठीक, स्कूल तक माना गया है कि इतनी एजुकेशन की जरूरत है, तो इसलिए चाहे स्कूल प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो चलेगी, है ना। पर स्कूल की बात खत्म हो जाती है बात जब कॉलेज या इंस्टीट्यूशन आते हैं तो फिर सरकारी ही होने चाहिए। अब सरकारी कॉलेज ये मतलब ये वाली चीज किसी को भी सर्विस देते हैं, किसको सर्विस देंगे सर, ये स्टूडेंट को सर्विस देते हैं, लेते तो हो सकता है दुनिया भर से लेते हो, ठीक, पर देते तो अल्टीमेटली ये बने ही किसके लिए हैं, बच्चों के लिए बने हैं, तो बच्चों को सर्विस देते हैं। तो बच्चों में ये क्लैरिफिकेशन क्या आया है कि सर जो एक्स स्टूडेंट है ना, प्रेजेंट स्टूडेंट कौन है, जैसे मान लो मैं एक स्कूल हूँ, 12th क्लास से बच्चे तुम सारे पास आउट हुए, ठीक, अगर मैंने तुमको 12th तक जो भी सर्विसेज दी तो प्रेजेंट स्टूडेंट हो, मेरे सारे प्रेजेंट हो, अभी 12th में पढ़ रहे हो, जो भी मैं सर्विस दे रहा हूँ तुम्हें वो क्या है, प्रेजेंट बच्चों को सर्विसेज दे रहा हूँ, तो ये सारी की सारी क्या है, एग्जम्प्ट है। अगर मैंने तुम्हें घर से ऑफिस स्कूल से घर छुड़वाया, बस से, स्कूल बस से, और वापस से पिक करवाया है, तो ये क्या है, बच्चों को सर्विस दी जा रही है, तो ये भी क्या है, एग्जम्प्ट है, ठीक है ना। स्कूल बस सर्विसेज एग्जम्प्ट होती है। अगर बस को अगर तुमने कभी बचपन में स्कूल गए हो बस से, स्कूल बस से, ठीक, तो उस पर आपके जीएसटी नहीं लगता था। आप फीस देते थे स्कूल में, उस पर आपके जीएसटी नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था, 5 गेट में फॉल करा लो, 4 गेट में फॉल करा लो, निकलेगा। सर्विस स्कूल सर्विस भी दे रहा है भैया, सप्लाई भी है, टैक्सेबल पर्सन भी इंडिया में, प्लेस ऑफ सप्लाई भी पड़ेगी, टैक्सेबल पर्सन भी पड़ेगी, पर क्यों नहीं लगता था, क्योंकि गेट नंबर 5 से बाहर निकाल रखा था। तो सरकार क्या बोल रही है, अभी भी देर निकाल रखा है, पर क्या क्लैरिफिकेशन दे रही है कि सर सिर्फ नॉट ओनली करंट स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट को भी कोई सर्विस देंगे, वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है। सर एक्स स्टूडेंट को सर्विस कैसे दे सकते हैं, सारे 12वीं पास आउट हो गए, ठीक, तुम्हें पड़ी 2 साल बाद टीसी की जरूरत, या फिर एक 12th के बाद पास करने के बाद 4-5 महीने बाद सर्टिफिकेट आता है, 12th पास करने का रिजल्ट आएगा, फिर 1 साल बाद सर्टिफिकेट आता है। लिया है क्या अपने स्कूल से सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट आता है पास होने का, लिया है सब बच्चे, तो वो 1 साल बाद लाए होंगे लगभग, या 7-8 महीने बाद, पहले रिजल्ट के तो वो बाद ही आता है, पहले रिजल्ट आता है फिर आता है। तब स्कूल से नाता वाता टूट चुका था क्या तुम्हारा, हाँ सर टूट चुका था, ठीक। तब जो वो सर्टिफिकेट लेने गए तो स्कूल ने अभी भी तुम्हें सर्विस दी है, सर्विस फ्री में दे दी है ना। अगर 50-100 रुपये ले लेती, टीसी के ले लेती है कई स्कूल है ना, टीसी के, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के कई स्कूल ले लेती है फीस, है ना। तो ये सर्विसेज एक्स स्टूडेंट को दी भी है तो भी क्या है, जीएसटी नहीं लगेगा। इसमें ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि नॉट ओनली प्रेजेंट स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट भी आपका क्या है, स्टूडेंट ही है, बल्कि एक्स से तो ज़्यादा नाता होता है ना, उसके साथ तो टाइम ज़्यादा निकाला है, प्रेजेंट तो अभी भी आया है आपका, ठीक। तो एक्स का नाता भी इंपॉर्टेंट बताया गया है, ठीक है। हेल्थ केयर, इसमें अमेंडमेंट सच में है, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ यार, है ना, एक्स स्टूडेंट से भी इंपॉर्टेंट बताया गया नाता, ठीक है। अब हेल्थ केयर क्या है, हेल्थ केयर में सबसे पहले अपन जानते हैं कि एग्जम्पशंस क्या है। देखो यार, पहले एग्जम्पशन जानते हैं, फिर क्या जानेंगे अपन, अमेंडमेंट क्या है। हॉस्पिटल पेशेंट को कोई भी सर्विस देता था, क्या करते थे, इस पर एग्जाम करते थे, क्योंकि सर ये बेसिक क्योर की सर्विसेज है। अगर ये बोलता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक केयर होता है, एक क्योर होता है। केयर और क्योर में क्या फर्क होता है भाई, अगर माइकल जैक्सन ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है तो दैट इज नॉट क्योर, दैट इज केयर, है ना। कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाता है, दैट इज केयर। अगर केयर के लिए कोई भी हॉस्पिटल सर्विस देता है तो वो एग्जाम नहीं थी, उस पर टैक्सेशन था। पर क्योर के लिए, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट की वजह से सर्जरी करानी पड़ रही है, ठीक, तो दैट इज क्योर। तो क्योर वाली सर्विसेज सारी क्या थी, एग्जाम्प्ट थी। और एक था कोड ब्लड बैंक। अब ये पहले तो जानना पड़ेगा कोड ब्लड बैंक क्या होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ से उसकी एक नर्व जुड़ी हुई होती है, नाभि से कनेक्ट होती है, ठीक, उसको काटा जाता है। अगर देखा हो मूवीज वगैरह में, हॉस्पिटल में तो नहीं देखा होगा पर मूवीज वगैरह में देखा होगा, जब डिलीवरी होती है तब बच्चे की नाभि माँ से एक नस कनेक्ट होती है, वो यहाँ से नाभि से कनेक्ट होती है, उसको बीच में से काट दिया जाता है, ठीक। उसमें ब्लड भरा हुआ होता है, उस ब्लड को इतनी इंपॉर्टेंट मानी गई है, तो हॉस्पिटल्स क्या करती है, उस नाभि में से जितना भी खून निकलता है ना बच्चे की, जो नाभि, उस नाभि में से जितना भी खून निकलता है उसको कोड ब्लड बैंक में, तुम ब्लड डोनेट करते हो उसको ब्लड बैंक में इकट्ठा करती है, और जब बच्चे की डिलीवरी होती है उस नाभि में से जितना भी, उस नर्व्स में जितना भी खून निकलता है उसको कोड ब्लड बैंक में जमा कर लेती है। क्यों जमा कर लेती है, अगर जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर ए बच्चा है, ए बच्चे का जब बर्थ हुआ था उसका वो सारा खून जमा कर लिया गया था। अब ए को भविष्य में जाके कोई भी अगर गंभीर बीमारी होती है ना, कोई भी सीवियर डिजीज होती है, तो उस ब्लड से उसका इलाज किया जा सकता है, ठीक। तो ऐसे हर बच्चे का सरकार, अच्छे हॉस्पिटल्स, है ना, सरकारी हॉस्पिटल में तो पता नहीं ये सेवा उपलब्ध होती नहीं होती, पर अच्छे हॉस्पिटल्स में ये सेवा उपलब्ध होती है, तो उसका खून एक पर्टिकुलर टाइम तक सेव रखा जाता है। तो सरकार क्या बोलती थी, ये भी क्या है, क्योर रिलेटेड सर्विस है, कि फ्यूचर में तो सर आपसे अलग से पैसे लिए जाएंगे, जैसे अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में होंगे, आपकी डिलीवरी होगी तो आपके इस नाम से अलग से पैसे लिए जाएंगे। क्या बोल के पैसे लिए जाएंगे कि आपके बच्चे का खून क्रॉड ब्लड बैंक में रखा जा रहा है, तो उसके लिए आपको इतने पैसे जमा कराने पड़ेंगे। तो उस पर जीएसटी पहले नहीं लगता था। क्या बोल के नहीं लगता था कि भैया ये तो क्योर के रिलेटेड सर्विस ही तो है, कि आगे 10-15 साल बाद जाके अगर बच्चा कोई सीवियर बीमारी हो गई
तो इस ब्लड से उसका इलाज किया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम पे इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है बच्चे की, ठीक है ना, उस खून की बहुत महत्वता है। ठीक, अब क्या बोलती है सरकार कि हमें जीएसटी का कलेक्शन ज़्यादा करना है, ज़्यादा फालतू की बकवास मत करो। बात ऐसी है कि ये तो 15-20 साल बाद काम में आने वाला है खून, तो अभी इस पर जीएसटी एग्जाम करके क्यों चले, इस पर जीएसटी लगेगा। तो पहला अमेंडमेंट अगर सच में आया है तो क्या बोल रहे हैं कि कोड ब्लड बैंक की सर्विसेज पे अब से जीएसटी लगना चालू हो जाएगा। समझ में आती है बात? पहले इसके लिए तो जानना जरूरी है कि कोड ब्लड बैंक होता क्या है। पहले अपन ने वो समझा, फिर अब फिर क्या समझा, अमेंडमेंट। पहले इस पर जीएसटी नहीं लगता था, जो भी मैंने अगर प्राइवेट हॉस्पिटल को कोई फीस दी है कोड ब्लड बैंक में जमा कराने में, तो उस पर पहले जीएसटी नहीं लगता था, अब लगना शुरू हो गया है। ठीक है, अमेंडमेंट में आगे बढ़े। लिखना चाहोगे तो लिख लो यार थोड़ा बहुत, वैसे तो ये हैंड रिटन नोट तुम सर से मांग लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है अपना, आईसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू। सर ये क्या होता है, ये हॉस्पिटल वाले जाने, हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट ऐसे करके होती है कि आपका मरीज आईसीयू में भर्ती है या वो उससे भी सीरियस है, क्रिटिकल केयर यूनिट, ये ऐसे सीरियस होता जा रहा है पेशेंट। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी हॉस्पिटल है, देखो हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट है चाहे पब्लिक है, ये कंफ्यूज मत होना, है ना, कि हॉस्पिटल की सर्विसेज आपके एकदम क्योर की सर्विसेज है। जीने मरने की बातें आ गई, आदमी हॉस्पिटल में पड़ा है, आईसीयू में पड़ा है, उसके घर वालों से आप बोलोगे कि भैया इतने पैसे हॉस्पिटल के 5,000 रुपये के, आईसीयू के ठीक ठाक हॉस्पिटल में भी 5-7 हज़ार रुपये डेली के चार्जेस होते हैं। ठीक, तो आपके पेशेंट को लगेगा आईसीयू थोड़ा सा सीरियस है यार, है ना, आप बोलोगे 18% से जीएसटी और दे दो। नहीं, पेशेंट तो आदमी तो दे देगा, उसका तो आदमी जा रहा है, पर आपको शर्म नहीं आएगी। ठीक, मतलब आदमी उसका मर रहा है और तुम टैक्स लेना भूल नहीं रहे उससे। ठीक, इसलिए सरकार को थोड़ी बहुत यहाँ गर्दन झुक गई सरकार की, सरकार थोड़ा शर्म कर रही है और बोल रही है कि ऐसे केसेस में आपका जीएसटी नहीं लगता। आज से नहीं लगता है, पहले से नहीं लगता सर, पहले से एग्जाम्पशन गेट में पहले से ही बाहर निकाल रखा था सरकार ने इसको। ठीक, कई जगह सरकार भी शर्मिंदा थी कि ऐसी जगह टैक्स नहीं लिया जा सकता। ठीक है ना, स्कूल्स में नहीं लिया जा सकता, गवर्नमेंट खुद देती है जब नहीं लिया जा सकता, आरबीआई की सर्विस में नहीं लिया जाता, ऐसे करके कुछ 100 सर्विसेज ऐसी हैं जहाँ पे एग्जाम्पशंस गिवन है। तो सरकार क्या बोल रही है, आईसीयू में होगा, सीसीयू में होगा, आईसीसीयू में होगा, एनआईसीयू में होगा, क्रिटिकल वार्ड्स में अगर आपका पेशेंट होगा तो वहां की जो भी फीसेस होगी उस पर जीएसटी नहीं लिया जाएगा। ठीक, पर आईसीयू से एक बार आदमी बाहर निकल के आ जाता है। ठीक, कभी किसी रिलेटिव से मिलने गए हो, वैसे तो क्यों जा रहे हैं हम रिलेटिव से मिलने, ठीक, अगर गए हो कभी कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया हो, तो आईसीयू से आदमी बाहर निकल के क्या आ जाता है, सीधे उसका डिस्चार्ज हो जाता है, या कुछ दिन हॉस्पिटल वाले अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उसको रूम में या वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। एक होता है जनरल वार्ड, ठीक, फिर आता है रूम, डिलक्स, प्रीमियम, ऐसे होते हैं ना, उसी की बात करी जा रही है। सरकार को पहले क्या हो रही थी, सरकार से चूक हो रही थी, और सरकार ने क्या बोल रहा था, ये अब मैं इस पे पेन चला नहीं सकता, ये चलता नहीं है इस पे पेन, ये पूरी सर्विसेज थी ना जो पहले क्या थी, एग्जाम्प्ट थी। अब सरकार का क्या मतलब है, लालच है, तो जीएसटी कहीं ना कहीं से एग्जाम्पशन विड्रॉ करके जीएसटी लेना पड़ेगा। तो जीएसटी कहाँ लिया गया, वार्ड, तो जो अगर आपका पेशेंट आईसीयू इन वाली रूम से निकल के कहाँ आ रहा है, वार्ड में आ रहा है, जनरल वार्ड में आ रहा है, ठीक, तो उस पर आज भी जीएसटी नहीं लेंगे। जनरल वार्ड के कुछ चार्जेस होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं, है ना, थोड़े कम होते हैं पर होते हैं। तो जनरल वार्ड के अगर फीस जमा करा रहे हो तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लिया जाएगा। ठीक, क्या लिखा हुआ है, रूम रेंट पर डे अगर 5,000 से ज्यादा का, 5,000 तक का होगा, अप टू 5,000 तक का होगा, तो उसको माना गया है कि नॉर्मल रूम है। सर वैसे तो होटल में तो 5,000 में बहुत अच्छा रूम आ जाता है, पर हॉस्पिटल में नहीं आता, हॉस्पिटल वाले होटल वालों से ज्यादा लुटे रहे हैं। ठीक, तो 5,000 वाला रूम बहुत बेसिक रूम होता है हॉस्पिटल्स में, पर अगर आपने 5,000 रुपए से भी ज्यादा का महंगा रूम ले लिया ना यहां से निकलने के बाद, तो ज्यादा ही खुश हो आप, है ना, कि आप ज्यादा ही खुश हो, तो हम भी आपसे जीएसटी लेके चलेंगे। ये वाली बात सरकार अमेंडमेंट्स में आपके कह के चल रही है कि पहले तो पूरे ही कोई से भी रूम में आ जाओ, चल सुपर लग्जरी में आ जाओ, लग्जरी में आ जाओ, पूरे ही बात हॉस्पिटल पे जीएसटी की बात होती ही नहीं थी, पर अब से होने लग गई, इस अमेंडमेंट से होने लग गई। अगर 5,001 रुपए की बात हो जाएगी तो जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, समझ में आती है बात? हाँ सर, इसमें कोई बात है तो है नहीं, ईजी सी बातें हैं। एक क्लैरिफिकेशन इसके साथ है, आईवीएफ एक चीज होती है, पता है सबको आईवीएफ क्या होता है, भैया बताऊं? हॉस्पिटल एक आईवीएफ करके भी पहले क्या है, क्लियरिफिकेशन क्यों आया है। एक होती है एनिमल की यार इसका मतलब होता है, एक बार गूगल से इसकी फुल फॉर्म निकालना, इनफर्टाइल ऐसे कुछ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। इसका मतलब क्या होता है, कई मदर्स अगर जो कंसीव नहीं कर पाती, है ना, जो कंसीव नहीं कर पाती, तो अगर उनको बच्चा चाहिए तो आईवीएफ एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आईवीएफ होती है ह्यूमंस में यूज, और लाइव स्टॉक करके होती है एनिमल्स में यूज। ठीक, एनिमल्स पे तो पहले ही क्या थी, एग्जम्पशंस थी, और आईवीएफ पे क्लैरिफिकेशन नहीं था
कि अगर हॉस्पिटल में कोई लेडी आईवीएफ की सर्विसेज ले रही है तो उस पर एग्जाम्पशन आएगी या नहीं आएगी। एग्जाम्पशंस पे क्लियर नहीं था, अब क्या किया है, सिर्फ वर्ड डाल के क्लियर किया है कि भाई इस पे अभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, आगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब ये तो सरकार की गलत बात है, मैं बताऊं इसमें से फिफ्थ पॉइंट तो सरकार का एकदम ऐसा दिख रहा है, तुम चाहो तो विद्रोह में खड़े हो जाना इस पॉइंट के। जैसे अगर ज्वेलरी में कोई आया ना टैक्स रेट बढ़ाया था तो जौहरी बाजार वालों ने 2 महीने के लिए हड़ताल कर दी थी, ठीक है ना। किसानों पे कुछ गलत आया तो किसान 1 साल के लिए गलत बैठ गए थे ना रोड पे, पंजाब के भी सरकार। तो ये फिफ्थ पॉइंट तो अमेंडमेंट में साफ साफ जाती है, ठीक है। सरकार का साफ साफ बहुत गंदा लालच है इसमें। फिफ्थ पॉइंट में ऐसा लिखा गया है, पहले पुराना पॉइंट पढ़ते हैं कि एग्जाम्पशन में क्या था, फिर पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स में क्या है। एग्जाम्पशन में सरकार ने ये लिखा, पहले की बात क्या थी कि अगर हॉस्पिटल किसी चीज की सर्विस देता है, ठीक, तो हॉस्पिटल कहीं की सर्विस देता है तो एक केयर की एक क्योर की, अभी भी पढ़ा ना, तो केयर पे मैंने क्या बता दिया, टैक्स लगता था और क्योर पे एग्जम्प्ट था। ठीक, हॉस्पिटल सर्विस लेता भी तो है, सुई लगाई डस्टबिन में फेंक दी, है ना, अलग अलग तरह का कचरा निकलता है, सुई का कचरा अलग, दवाइयों का कचरा अलग, पॉलिथीन का अलग। तो हॉस्पिटल में तो सही में 3-4 कलर के डिब्बे होते हैं, अगर कलर देखा हो तो कहीं में ब्लैक में येलो में रेड में, ठीक। तो जो ऐसे माना जाता है कि कई तरह का जो आपका वेस्ट है वो जरूरी है कि उसको बायोमेडिकली तरह से उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। जैसे कि सिरिंज जो है उसको ऐसे कहीं भी फेंक नहीं सकते। तो कोई कंपनीज होती हैं, जैसे कि सिनर्जेटिक एक कंपनी है, वो क्या करती है, हॉस्पिटल से सारा कचरा उठाती है, उसको मेडिकली बायोमेडिकली डिस्पोज ऑफ करती है, और सरकार मतलब वो हॉस्पिटल को सर्विस दे रही है। तो सरकार ने बोला था क्योंकि हॉस्पिटल खुद जो सर्विस दे रहा है वो एग्जम्प्ट है, और अगर ये जो सर्विस लेगा उस पर जीएसटी लगा दोगे तो इसका इनपुट खड़ा हो जाएगा, तो क्या करेगा, फीस महंगी कर देगा, क्योंकि इसके कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, तो ये फीस महंगी कर देगा, अल्टीमेटली पेशेंट पे बर्डन आ जाएगा। इसलिए सरकार ने क्या किया था कि हॉस्पिटल जो सर्विसेज ले रहे थे वेस्ट ट्रीटमेंट की, जो हॉस्पिटल से अलग अलग तरह का वेस्ट निकलता है, इसको कहीं भी फेंक नहीं सकते, इसको बायोमेडिकली डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है। इसलिए जो सर्विसेज ले रहे थे ऐसी सिनर्जिक कंपनियों की, ठीक, उस पर जीएसटी सरकार नहीं लगाती थी। अब क्या कर रही है सरकार, अब तो तुम ही बता दोगे, लालच बता दिया मैंने सरकार का, तुम्हें बता दिया। अब इस सर्विस पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। अब बता दो भाई मेरी बात, सरकार ने गलत काम ऐसे किया है, अगर सरकार इससे तो जीएसटी ले लेगी, ठीक, तो अल्टीमेटली हॉस्पिटल को जीएसटी देना पड़ जाएगा। हॉस्पिटल वाले तो रेसिपेंट है ना, हॉस्पिटल वालों को क्या रिकॉर्डिंग हो रही है ना सब भाई, हॉस्पिटल वालों को क्या करना पड़ जाएगा, जीएसटी देना पड़ जाएगा। जीएसटी देना पड़ जाएगा तो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। भैया चलो ठीक है, इनपुट क्लेम कर लेना सर, कॉस्ट का पार्ट कैसे बनेगा, जब मैं जो सर्विस देता हूं वो एग्जम्प्ट है, तो ये तो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा ना, और आईटीसी बन जाएगा, तो मैं अल्टीमेटली फीसेस महंगी करूंगा, ठीक। तो इसलिए फिफ्थ पॉइंट सरकार ने घोर लालच दिखाया है और ये गलत है। तो क्या है, इनडायरेक्ट नेक्सेस टू हेल्थ केयर जीएसटी लगने लग जाएगा, ठीक है। ये इनडायरेक्ट नेक्सेस क्या लिखा हुआ है, मतलब अब अल्टीमेटली पेशेंट पे इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ जाएगा इस वाले अमेंडमेंट का, है ना। पर हॉस्पिटल वालों को क्या मतलब, और पेशेंट को भी क्या मतलब, पेशेंट तो मर रहा होता है उस टाइम पे, पैसे तो इकट्ठे कर करके कहीं से भी लाके देता है। तो एज ए प्रोफेशनल तुम्हें पता है, पेशेंट को पता चलेगा नहीं कि सर अल्टीमेटली फीस क्यों महंगी हो गई। अब क्या लिखा हुआ है, सैनिटाइजेशन एंड कन्वर्जेंसी, वापस से एक सेक्शन पढ़ाऊंगा, शेड्यूल 3 फटाफट से बता दो मैंने क्या बताया था सप्लाई चैप्टर में, शॉर्ट फॉर्म बता दो बस, अभी बताइए। न्यू मैजिक WG लिकर वाले पूरी है। तो WG क्या था यार नमन, WG क्या था तू बताएगा। 243 आर्टिकल नंबर 243 WG नहीं याद है। शेड्यूल 3 में मैंने ये बताया था कि सरकार जितनी भी तरह की सर्विस लेती है, ध्यान रखना लेती है, जो आर्टिकल नंबर 243 WG में लिखी हुई है वो सारी क्या है, एग्जम्प्ट होगी शेड्यूल 3 में। सर क्या है, बेसिक सर्विसेज का नाम बता दो। उन सर्विसेज का नाम था यार, जैसे कि पब्लिक फैसिलिटीज मेंटेन कर लिया, हॉस्पिटल मेंटेन कर लिए, पार्क्स मेंटेन कर लिए, ठीक है ना। ये सारी सर्विसेज अगर सरकार लेती है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे सेंट्रल पार्क है, सेंट्रल पार्क का कभी चक्कर लगाना, बहुत ही रॉयल पार्क है आपका। कोई भी पार्क ऐसे तो मेंटेन हो नहीं जाता, कटिंग होती होगी, ट्रिमिंग होती होगी, कोई लोग कचरा फेंक जाते होंगे, साफ सफाई होती होगी, ठीक है ना, टाइम पे पानी दिया जाता होगा 2 टाइम, तो मेंटेनेंस हो रहा है। किसी भी चीज़ का मेंटेनेंस हो रहा है तो सरकार के चीफ मिनिस्टर आके खुद पानी डाल रहा है क्या शाम को पौधों में, नहीं सर, उसने तो किसी को अपॉइंट कर दिया। अगर अपॉइंट कर दिया तो सरकार ये 243 WG ये मेंटेन पार्क मेंटेनेंस वाली सर्विसेज ले रही है ना, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 243 WG में लिख दिया कि दिस सप्लाई आर नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई, इसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अमेंडमेंट क्या है सर, अमेंडमेंट ये है कि सरकार बोल रही है जो आर्मी एरिया होते हैं ना आपके, आर्मी एरिया में आर्मी लोग भी ये सारी सर्विसेज लेते हैं,
ठीक, आर्मी आदमी भी ये सर्विस देते हैं, आर्मी का एरिया कभी विजिट कर लोगे, आर्मी स्कूल देख लोगे, वो हद से ज्यादा साफ है। ठीक, तो आर्मी 243 WG वाले में आर्मी का नाम नहीं था, वहां तो पब्लिक 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 का नाम था। ठीक, तो सरकार ने कंफ्यूजन चलता था, तो सरकार ने लालच दिखाते हुए फिर बोला कि आर्मी एरिया, कंटोनमेंट एरिया बोलते हैं उसको, ठीक है ना, आर्मी एरिया कोई भी ऐसी सर्विसेज ले लेगा तो उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। अमेंडमेंट में क्या बोल रही होगी सरकार, तुमसे उम्मीद क्या है, लगेगा, है ना। सरकार को अब बहुत ही ज्यादा लालच हो चुका है। सरकार क्या बोल रही है कि आर्टिकल नंबर 240 नॉट फुल अंडर आर्टिकल नंबर 243G में सरकार यहाँ क्या क्लियर कर रही है अमेंडमेंट में कि भैया इसका नाम वहां पे नहीं था, और नहीं था तो जीएसटी दे दो। हम तो कुछ अमेंडमेंट ला ही नहीं रहे, हम तो क्लैरिफिकेशन ला रहे हैं। मतलब अपनी बात सफाई क्या कर रही है सरकार कि देखो हमने कोई अमेंडमेंट नहीं लाया, हमने तो सिर्फ इतना सा बताया है कि कंटोनमेंट एरिया का नाम, आर्मी एरिया का नाम 243G में नहीं था, और नहीं था तो अब तक ये आदमी क्या बोलते थे आर्मी एरिया कि हमारा नाम तो वहां है, अरे हम भी तो पब्लिक के लिए ही हैं, तो हमारा नाम भी वहां है, तो हम तो इन सारी सर्विस पे जीएसटी नहीं देंगे। तो हमने सारा हमसे जब ये साफ सफाई वाले, ये वाले कंपनीज वाले जो खुद थोड़ा आर्मी वाले साफ करते हैं, तो ये भी किसी को दे देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो इस पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट वाले इनसे पैसे लेते थे ना, 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट होता, तो हर महीने इनको 2 लाख रुपए दे देना, तो जीएसटी के पैसे नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि सरकार ये बोल देते थे कि जाओ शेड्यूल नंबर 3 पढ़ लो, 243 WG पढ़ लो, हम भी उसी में आते हैं। सरकार मान रही तुम उसमें नहीं आते, बाकी तुम देख लो, है ना, तुम उसमें नहीं आते, हम तो कोई अमेंडमेंट ला नहीं रहे, हम तो क्या कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन ला रहे हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन है एक तरह से। अब इस क्लैरिफिकेशन के चलते आपके आर्मी एरिया को टैक्स देना पड़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई डीटीडीसी का नाम सुना हुआ है, ब्लू डार्ट, फर्स्ट फ्लाइट, नाम सुने हैं? क्या है ये सब, क्या करते हैं? कोरियर कंपनीज है। कोरियर कंपनीज क्या बोलती है सरकार को कि सरकार आपने जितनी भी सर्विसेज आप देते हो ना, ज्यादातर का आपने खुद का नाम एग्जम्पशन चैप्टर में निकलवा रखा है, और खुद बाहर निकल जाते हो, और खुद जहां बाहर नहीं निकल पाते आरसीएम चैप्टर से बाहर निकल जाते हो। ठीक, हो सका जहां से आपने अपना नाम शेड्यूल 3 में बाहर निकलवा लिया, पढ़ा था ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह, हो सका जहां तक आपने बाहर निकलवा लिया। फिर दूसरा गेट, आपने गेट नंबर 2 से बात नहीं बनी तो आप गेट नंबर 5 पे पहुंच गए, आपने एग्जम्पशंस वाले चैप्टर में अपना नाम जगह जगह से बाहर निकलवा लिया कि गवर्नमेंट जो भी सर्विस देगी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जो भी सर्विस देगी सप्लायर बनेगी, सामने वाले रेसिपिएंट से पैसा लेगी, और पैसा लेके किसको जमा कराएगी, फिर गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये एग्जम्प्ट है ना, और गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है कि हम पैसा जमा कराने के झंझट में फंसे। फिर भी सरकार कहीं फंस जाती थी तो आरसीएम चैप्टर में क्या बोलती थी, रेसिपिएंट वाले पे लायबल है। ठीक, तो ये B2B, ये क्या नाम है, ब्लू डार्ट वाले, या डीटीडीसी को जानता है वो उसको याद कर ले, है ना, और किसी का भी और कोई गॉडफादर तो उसको याद कर ले। ठीक, तो इन लोगों की सरकार से शिकायत थी। ये सरकार को क्या बोल रहे थे, सरकार आप एक चलाते हो जीपीओ, सरकार का है क्या, जनरल पोस्ट ऑफिस सरकार का है, हम चलाते हैं ब्लू डार्ट डीटीडीसी। अगर किसी आदमी को कोई पार्सल पहुंचाना है, अमित बातें नहीं, अगर किसी आदमी को कोई पार्सल पहुंचाना है तो मान लो वो जीपीओ के पास गया, जीपीओ किसकी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, तो आप मान लो वो पार्सल के पैसे लेने वाले हो 15,000 रुपए, बड़ा पार्सल है, 15,000 रुपए लेने वाले हो, आप उस पर जीएसटी भी ले लोगे क्या? जीपीओ वाले इस पर जीएसटी ले लेंगे? सरकार बोलेगी हम तो नहीं लेते, क्योंकि हम तो अभी बेसिक बात पढ़ रहे हैं, पूरा क्रक्स जब मैं बोलूँ, जब भी कंक्लूजन जब भी निकालना, तो सरकार ने बोला हम तो नहीं लेते, क्योंकि हम तो गेट नंबर 5 से बाहर हैं, हम जितनी भी सर्विसेज देंगे हम तो जीएसटी नहीं लेंगे। ठीक, तो इनने बोला अगर कोई आदमी मेरे पास 15,000 रुपए देने आएगा, मैं तो बाहर हूं नहीं गेट नंबर 5 से, आप मेरे पर 18% टैक्स लगा दोगे। एक बार निकालना 15,000 का 18% कितना होता है, 2700 रुपए। आप हमसे 2700 रुपए और ले लोगे, चीज अल्टीमेटली पड़ जाएगी 17,700 की। तो आप बताओ कस्टमर हमारे पास आएगा या आपके पास जाएगा? सरकार ने बोला हमारे पास आएगा, है ना, तो जा करना है जो कर ले, है ना। तो सरकार, उसने बोला सर पैरिटी है क्या, ये बराबर की बात है क्या, फिर हम धंधा पानी करेंगे कैसे मार्केट में, है ना, ऐसे तो कहोगे जो ही चलेगा, गुंडे बनोगे तो क्या कर लेंगे हम। पर एक बार बताओ, सरकार हो, माए बाप हो, है ना, तो तरीके से लॉ बनाओ ना कि कम से कम हम तुम बराबर में बिजनेस तो कर पाए। तो सरकार ने क्या बोला, हम पीवीटी की सर्विसेज पे, जब सरकार पीवीटी की सर्विसेज देगी, पार्सल वेसल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, इसकी सर्विसेज देगी, जब रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है इसकी सर्विसेज देगी, तो इस पर जीएसटी लगेगा लगेगा लगेगा। सरकार ये बोल रही थी पहले, ठीक है ना, कि पीवीटी की सर्विसेज सरकार पे जीएसटी लगेगा, बाकी सर्विसेज सरकार की एग्जेम्प्ट है।
तो सरकार क्या बोलती थी कि 4 स्पेसिफाइड सर्विसेज है, ये पीवीटी और एक और थी, ठीक है ना, और अदर सर्विसेज पे मैं बताता हूँ पीवीटी में भी सरकार क्या बोलती थी। और गहरा सुनो, बात चल रही थी ब्लू डार्ट की और सरकार की, तो सरकार ने फिर अपना एक पॉइंट बोला कि भाई तुमको यही तो दिक्कत है कि जब जनरल पब्लिक तुम्हारे पास आती है, तुम उससे जीएसटी ले लेते हो, हम नहीं ले लेते, वो हमारे पास आ जाते हैं, इसलिए बराबर के लिए हम पे भी जीएसटी लगा दो। तो सरकार, ब्लू डार्ट वालों ने बोला हाँ सरकार, हम यही चाहते हैं कि जब जनरल पब्लिक आए, चाहे आपके पास आए, गवर्नमेंट के पास आए, चाहे ब्लू डार्ट वालों के पास आए, हम दोनों ही जीएसटी लगा के चले तो बात बराबर हो जाएगी, पैरिटी मेंटेन हो जाएगी। तो सरकार ने बोला ठीक है, जनरल पब्लिक से बात नहीं होगी, जब हमारे में बात होगी, जैसे कि खुद गवर्नमेंट, जीपीओ और आपका इनकम टैक्स ऑफिस, ठीक, जब इनकम टैक्स ऑफिस और गवर्नमेंट के व्यवहार में बात होगी तब तो जनरल पब्लिक से बात नहीं हो रही, तो इस वाले ट्रांजैक्शन में तो हम जीएसटी नहीं लगाए तो चलेगा क्या? तो उन्होंने बोला हमको क्या मतलब है इससे, ये वाले लोग तो, इनकम टैक्स वाले लोग तो हरदम आप सरकारी सेवा ही लेंगे, ये ब्लू डार्ट वालों से सर्विस लेते ही नहीं है, ये कस्टमर हमारा कभी है ही नहीं, तो हम इस पर लड़े ही क्यों, है ना, हमारे कस्टमर तो जनरल पब्लिक है, ये कभी आपके पास कभी हमारे पास आ जाते हैं, तो यहाँ पैरिटी मेंटेन करो, यहाँ पे करना है जो करते रहो। तो सरकार क्या बोलती थी, यहाँ जीएसटी नहीं लगाएंगे, पीवीटी की सर्विस में भी यहाँ जीएसटी नहीं लगाएंगे और यहाँ लगा देंगे। समझ में आती है बात? पहले ऐसा था, तो पहले क्या था, ये ओल्ड है, ओल्ड में क्या बोलती थी, जब ये पीवीटी की सर्विसेज, 4 स्पेसिफाइड सर्विसेज गवर्नमेंट किसको देती थी, टू गवर्नमेंट को ही, है ना, तो जीएसटी नहीं लगता था, पुराना नया मत पढ़ो अभी, नहीं लगता था। और नॉन गवर्नमेंट मतलब तुम लोगों को देगी जब जीएसटी लगेगा, ठीक है। अदर सर्विसेज में क्या था, नॉन गवर्नमेंट को देगी तो भी नहीं लगेगा, जीएसटी अदर सर्विसेज में तो गवर्नमेंट अपने आप को एग्जम्पशन गेट से बाहर निकाल ही देती है ना, पीवीटी की बात है ना, जिसपे तो जीएसटी लगवा लिया तुमने जबरदस्ती इन्होंने, ठीक है ना। सरकार अब क्या बोल रही है कि यार हमको नहीं पता, इनको डांट रही है एक तरह से, जीपीओ को बोल रही है इनको जब चिट्ठी पत्री भेजे ना, इनसे भी जीएसटी ले लेना, इनकम टैक्स खूब कमाता है, हमको मतलब नहीं है, हमें तो अल्टीमेटली जीएसटी का कलेक्शन ज़्यादा चाहिए। तो न्यू में क्या बोल रही है, कोई भी चीज़ ऐसी छोड़ेंगे ही नहीं जिसमें जीएसटी नहीं लगेगा। तो मतलब सरकार ने पीवीटी की सर्विस में पहले इस बात पे छुड़वा रखा था खुद को, अब हर तरह से पीवीटी टैक्सेबल है। फॉरवर्ड में एनसीएम में जाओ, एनसीएम आरसीएम का चैप्टर खोल लो, उसमें लिखा हुआ है पीवीटी में, एनसीएम आरसीएम का चैप्टर जहाँ लिखा हुआ है, मैंने थर्ड वाला एक कॉलम बना रखा रिमार्क, है ना, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनसीएम में लगता है पीवीटी, पीवीटी में एनसीएम में लगता है, और मैं बोल रहा हूँ ना एनसीएम में लगेगा, पीवीटी की सर्विस में एनसीएम में लगेगा, ठीक है। अमेंडमेंट क्या है कि पहले गवर्नमेंट को देती थी, मतलब जीपीओ इनकम टैक्स ऑफिसर को देती थी तो नहीं लगता था, अब लगने लग जाएगा, ठीक है। सर अभी भी कुछ पे छोड़ा है क्या, एक पे छोड़ा है सर, जीएसटी लग के काटा लग रखा है, ये तो बता दो ये क्या है। वो एक गाना है ना, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है ना, तो अगर फूल भेज दोगे ना, मतलब सिर्फ खत भेज रहे हो, 100 ग्राम से भी कम का है, 10 ग्राम है 100 ग्राम है, यार मैं कंफ्यूज हो गया, 10 ग्राम है, 10 ग्राम है ना, अगर 10 ग्राम का कोई पोस्ट भेज रहे हो, उस पर जीएसटी सरकार छोड़ रही है कि मतलब सच में आदमी बहुत पुराना है, व्हाट्सएप यूज करना नहीं आता, लव लेटर चिट्ठी में भेज रहा है वो, ठीक है ना। अगर पत्थर में कुछ चीज भेज रहा है, मतलब सिर्फ भेजा है ना, वो 10 ग्राम से भी कम का है, मतलब क्या है यार, सिर्फ पेपर भेजा है, कुछ चीज पार्सल नहीं करी उसने, सिर्फ अपना मैसेज पहुंचाया है, और मैसेज पहुंचाया है तो मतलब 10 ग्राम से भी कम का वेट निकल के आएगा, उस पर जीएसटी आज भी नहीं लग रहा। सर ये अमेंडमेंट है या क्लैरिफिकेशन है? ये अमेंडमेंट है। पहले इस पर भी सरकार जीएसटी ले लेती थी, अब सरकार यहाँ छोड़ रही है। अरे आप जीपीओ में चला जाना, 10 ग्राम से कम का होता क्या है, 10 ग्राम से कम का कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सरकार अल्टीमेटली किसी पे जीएसटी नहीं छोड़ रही, बस लिख के खुश हो रही है। और आजकल भेजता कौन है, लेटर भेजता कौन है आजकल व्हाट्सएप, मोबाइल, ईमेल सब कुछ है, लेटर भेजता है क्या आजकल कोई? तो पार्सल सर्विसेज क्यों हो रही है, कोई सामान भेजने में, और कोई सामान 10 ग्राम से कम होता है क्या? अगर सोना भी भेज रहे हो, 2 ग्राम की नथ भी भेज रहे हो, तो कितना तो पैक करोगे कि अल्टीमेटली 10 ग्राम से ज्यादा हो जाएगा। जिस चीज में पैक होकर जाएगा वो तो 10 ग्राम से ज्यादा का चीज हो जाएगी, तो 10 ग्राम का अल्टीमेट पूरा वजन अगर 10 ग्राम से कम हुआ तो जीएसटी नहीं लेंगे। सरकार एक तरह से बुद्धू बना रही है फालतू बातें कह के, पर फिर भी सरकार एक बात और कह रही है, इसमें और बड़ा होगा क्या, हाँ सरकार बोल रही है इनलैंड कार्ड, पोस्ट कार्ड, और इन पे आज भी ये तीसरा पॉइंट तो क्या बोल रही थी सरकार, हाँ कि आपका ये वेट, थर्ड पॉइंट कह रही है कि वेट 10 ग्राम से कम हुआ तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, इन दो पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। पोस्ट कार्ड की शक्ल देखिए कभी, बचपन में स्कूल में मंगवा लिया हो तो कभी पोस्ट कार्ड, कि आज सब बच्चे पोस्ट कार्ड लेके आएंगे, पीला कलर का पोस्ट कार्ड आता है छोटा सा लिखा हुआ, वो एक्चुअल में पुराने जमाने में लेटर लिखने में काम आता था, ठीक। तो पोस्ट कार्ड पे आज भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक। हो सकता है पोस्ट कार्ड 20 ग्राम का हो जाए, ठीक, तो भी नहीं लगेगा। ओरिजिनल लेटर के साथ, ओरिजिनल पोस्ट के साथ बात है 10 ग्राम की, तो पर पोस्ट कार्ड अगर 20 ग्राम का भी हो जाए तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर ये इनलैंड कार्ड क्या होता है? सभी बच्चे एक काम करो, गूगल पे एक चीज़ देखो, इनलैंड कार्ड क्या होता है। ब्लू कलर का एक लेटर निकल के आएगा,
जो बाहर से आता है, इंडिया में काम नहीं आता, बाहर से निकल के आता है। बस ऐसे ही रट के आगे निकल सकते हैं, बस ऐसे ही एक बार शक्ल देख लो उसकी इमेजेस में जाके। इनलैंड कार्ड क्या होता है, इनलैंड पोस्ट कार्ड लिख देना अगर निकल के नहीं आए तो, और इमेजेस में जाके देख लो कि ऐसा कोई कार्ड होता है जो बाहर से आता है। जब चिट्ठी पत्री बाहर से आती है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगा रही। ठीक है, चलो देखते रहना, नहीं तो मैं तो ऐसे दिखा रहा हूं। देख लिया, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। ये लो एक और भारी भरकम अमेंडमेंट, और तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि तुम प्रैक्टिस करने वाले हो। ठीक है ना, आर्टिकलशिप में फंसाई के लाइसेंस भी बनवाए होंगे। बनाया किसी बच्चे ने फूड लाइसेंस दिलाया किसी क्लाइंट को? क्वेरी आई है कि सर मेरे को आर्टिकलशिप में सीए के पास, सीए में भी करते हैं यार सारे प्रोफेशनल, सीएस भी कर लेते हैं। ठीक, और तो छोड़, नॉन प्रोफेशनल भी कर लेते हैं कि मैं सीए कर तो रहा था, मेरे से हुआ नहीं, पर मेरे को आर्टिकल प्रिंसिपल के पास जाके ये करवाना तो आ गया। ठीक है, क्या होता है, कोई भी किसी के पास खाने का प्रोडक्ट अभी रखा हो तो अभी देख लो, पीछे देखो, उसके एक लाइसेंस नंबर होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी, ऐसे कुछ होता है, अथॉराइजेशन ऑफ इंडिया, है ना, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉराइजेशन ऑफ इंडिया। तो सरकार खाने पीने का सामान ऐसे ही बेचना अलाउड नहीं करती। सरकार क्या बोलती है कि आपको फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो पहले क्या था, जब मैं क्लाइंट हूँ, मैं क्या हूँ, एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डालने वाला हूँ किसी खाने पीने से रिलेटेड, है ना। जैसे मान लो मैं चिप्स बनाने की इंडस्ट्री डालने जा रहा हूँ। अगर चिप्स बनाने से पहले मेरे को क्या लेना पड़ेगा, फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। फसाई के लाइसेंस में होता क्या, बेसिकली सरकार के कुछ लोग चेक करने आते हैं कि मैं वो जो पानी यूज़ करने वाला हूँ, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने वाला हूँ, और जो रॉ मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ, वो सब कुछ फूड सिक्योरिटी के मतलब पर्पज से, मतलब हेल्दी तो है ना, और तभी जाके मेरे को क्या होता है, वो लाइसेंस ग्रांट होता है। पहले ये लाइसेंस लेने पे जो फीस थी वो एग्जाम थी, अब क्या कर दी, सिंपल सी बात है, अब जो लाइसेंस लूंगा उस पर जीएसटी भी लगेगा। पहले इसका नाम एग्जाम्पशंस में लिखा हुआ था, अब इसको एग्जाम्पशन से बाहर निकाल के क्या बोल दिया, इस पे इस ट्रांजेक्शन में जीएसटी लगेगा। तो सर फूड लाइसेंस बनते हैं क्या? अरे बहुत लोग, तुम में से बहुत लोग क्या बोलेंगे, अभी कैफे खोल लेते हैं सर, है ना। कैफे का तो आजकल ऐसा है, हर बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर कैफे खोल लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, क्लाउड किचन खोल लेते हैं, नाम सुना होगा ना, क्लाउड किचन खोल लेते हैं। तो ऐसे सब काम करोगे सर, सिर्फ जोमेटो के थ्रू बेच लेंगे, है ना। सब जब ये काम करोगे तो फसाई की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्या लगता है अर्पित, क्या लगता है, जरूरत पड़ेगी या बिना फसाई के लाइसेंस के मैं जोमेटो पे काम करना बेच शुरू कर सकता हूँ? मेरे को दाल बनानी बहुत बढ़िया आती है, कल से अपना ढाबा खोलता हूँ, ठीक है ना, जोमेटो वालों से डील करता हूँ कि भले मेरे को रजिस्टर कर ले और मेरा मेन्यू चला ले अपने पे, जो भी ऑर्डर आएंगे मैं बेचना शुरू कर दूंगा। ऐसा काम चल जाएगा या पहले फसाई से बात करनी पड़ेगी? पहले फसाई का लाइसेंस नंबर लेना ही पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, है ना। फूड की इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। पहले फसाई के लाइसेंस पे जीएसटी नहीं लगता था, अब जीएसटी भी लगेगा। इतनी सी बात है, अमेंडमेंट ये है, ठीक है। तो अब क्लाइंट से पैसे मांगो तो जीएसटी के पैसे अलग से मांग लेना, ठीक है ना। सर विभाग में जीएसटी के पैसे भी अब अलग से जाएंगे। ओ ओ ओ 9th भी बहुत 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 खराब सेक्शन है, बहुत खराब अमेंडमेंट है सरकार का, लालच के हिसाब से। वैसे तो क्या अपने लिए तो ईजी सा है, पर सरकार की नीयत बड़ी खराब हो गई है यार। कोई बात नहीं, अल्टीमेट इफेक्ट तुम सब पे पड़ता है इसका, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर कंज्यूमर अपन ही है। हर अमेंडमेंट का कहीं कभी पेशेंट बन जाएंगे तो अपन पे पड़ेगा, ठीक। कभी आर्मी एरिया में देखने के चले गए, टिकट वहाँ पे लगती है तो टिकट महंगा हो चुका होगा, ठीक है ना, उस वाले अमेंडमेंट के से। तो अल्टीमेटली इफेक्ट तो पब्लिक पे ही है, तो 9th वाले का इफेक्ट भी पब्लिक पे ही है। जीएसटी क्या होता है पहले तो ये बताओ, उसके लिए जानना जरूरी है कि जीएसटी और जीएसटीएन में फर्क क्या है। क्या है जीएसटीएन? फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा, है क्या एक्चुअल में जीएसटीएन? क्या लगता है, मैं कुछ नहीं मालूम, अर्पित मालूम है कुछ? जीएसटीएन क्या है? पोर्टल जानते हो? पोर्टल जीएसटी पोर्टल नहीं है वो, एक्चुअली जीएसटीएन पोर्टल है वो। मतलब सरकार के ये भी बस की बात नहीं थी कि वो जीएसटी पोर्टल संभाल ले। सरकार ने क्या है, एक कंपनी को बोला हमारा पोर्टल संभाल लोगे क्या? कंपनी ने बोला हाँ बिल्कुल संभाल लेंगे, है ना। कंपनी ने बोला क्या करना होगा, सरकार से बात चल रही कंपनी की, कंपनी ने बोला क्या करना होगा, तो सरकार ने बोला इतनी सी काम करना है कि लोग बाग आएंगे, रिटर्न भरेंगे, वो पूरा सॉफ्टवेयर संभाल लेना। बोले सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। ये किसके पास गए? सॉफ्टवेयर के किंग के पास गए, इन्फोसिस या टीसीएस, किसके पास गए? जीएसटी का सॉफ्टवेयर एक्चुअल में इन्फोसिस ने बनाया हुआ है, इसलिए इन्फोसिस लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये इन्फोसिस के पास गए, इन्फोसिस का मालिक कौन? नारायण मूर्ति, डायरेक्टर, वन ऑफ द मेन डायरेक्टर। नारायण मूर्ति से टेबल पे बात चल रही है, सर ऐसा एक फटाफट से बढ़िया सा सॉफ्टवेयर बना दो कि लोग बाग आएँ, लॉगिन करें, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालें, है ना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन भर जाए, टाइम से टाइम डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सारी चीज़ें जो जीएसटी का पूरा लॉ है अपने सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट कर दो, ठीक है। तो ये लिखा हुआ था पहले कि जीएसटीएन कंपनी हो गई एक, जो सरकार को क्या दे रही है, सर्विसेज दे रही है, टैक्स कलेक्ट करने की, एक्चुअली टैक्सेशन संभालने की। जीएसटीएन क्या कर रही है, सरकार को
सर्विसेज दे रही है, तो सरकार ने एग्जम्पशन में क्या लिखवाया था, इसका नाम लिखवा लिया था कि ये जो भी सर्विसेज लेगा, देगा किसको, सरकार को। लेगा किससे, इन्फोसिस से, ये एग्जम्प्ट होगा। अब सरकार क्या बोलती है, हम नहीं जानते, जो सर्विसेज लेगा ना उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। मतलब ये किससे लेता है, इन्फोसिस से लेता है। तो सरकार ने बोला पहले हम पे भी नहीं लगता था, तो हमें देता था, तो भैया मैं बताता हूँ। तो जीएसटी वालों को क्या बोला, अब तो इन्फोसिस से जो सर्विस ले रहा है ना उस पर जीएसटी लगेगा। अब क्या अमेंडमेंट ने क्या कहा, इन्फोसिस वालों को, जीएसटी वालों को, जो तो इन्फोसिस से सॉफ्टवेयर बनवाया ना तूने, तो सॉफ्टवेयर बनाने के तूने 100 करोड़ 200 करोड़ जितने भी दिए हैं उस पर जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी के पैसे भी दे देना, फिर हम क्या करेंगे, इन्फोसिस वाले से जीएसटी के पैसे कलेक्ट कर लेंगे। फिर ये रोने लग गया, सरकार अब तो मेरे कॉस्ट का पार्ट बन गया और आप तो मेरे को अभी भी क्या देते हो, वही जो अमाउंट तय हुआ था वही देते हो। कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ होगा ना कि जीएसटी कंपनी को सरकार इतना पैसा हर महीने देगी ये काम संभालने के लिए, आप तो हमें वही देते हो, हमारी तो कॉस्ट बढ़ गई, आप हमें देते उतना ही। सरकार ने क्या किया, चल ठीक है हमारे पे भी जीएसटी लगा दे, तो जो इनपुट उसको यूक्यू इनपुट क्लेम कर लेना। तो अमेंडमेंट क्या है कि जीएसटी कंपनी अब चाहे सर्विस लेगी चाहे देगी, दोनों पे क्या है, जीएसटी आ चुका है। ठीक है, आगे की क्लास अमेंडमेंट क्लास करेंगे कल 10th नंबर से। वैसे बहुत इजी है यार, कितना टाइम हो गया, चलो बस 3 मिनट में मैं एक सेक्शन और खत्म कर देता हूँ, एग्रीकल्चर वाला 10 पॉइंट खत्म करते हैं, 11 बजे से अपन कल पढ़ेंगे। एक बार बताओ, किसान को बाहर निकाला गया है क्या, किसी भी तरह के जीएसटी लेवी से निकाला गया है? कहाँ से बाहर निकाला है, सेक्शन 23 से बाहर निकाला है कि एग्रीकल्चर पे जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब अगर मैं एक किसान हूँ, चाहे पंजाब का किसान हूँ, बहुत बढ़िया पैसे है मेरे पास, बड़ी सारी खेत है और खूब पैदावार होती है। एक्चुअली पंजाब के किसान बहुत अमीर है ना, पंजाब में 5 नदियों का मेल है, इसलिए पंजाब इसका इसलिए वर्ड है ना। तो पंजाब के किसान बाकी किसानों से बहुत अमीर है। तो मैं पंजाब के किसान की बात कर लेता हूँ। पंजाब के किसान ने 5 करोड़ रुपए की फसल इस बार अपने खेत में उगा ली। 6 महीने की एक फसल होती है लगभग, रबी खरीफ है ना, तो उगा ली और उसको मार्केट में बेच के 5 करोड़ रुपए कमा लिए। मतलब और लगे था उसका खर्चा 2-2.5 करोड़ का, तो 2-2.5 करोड़ की मान लो उसकी इनकम हो गई नेट, बढ़िया इनकम हो गई। अगर 6 महीने में 2-2.5 करोड़ कमा ली तो बहुत बढ़िया कमा ली, इसलिए पंजाब के किसान अमीर है। अब उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? अरे लॉ तो पूरे इंडिया के किसान के हिसाब से बनाया गया है, जीएसटी के किसान के हिसाब से, वो पंजाब के किसान के हिसाब से थोड़ा बनाया गया। तो ये वाले बंधु भी एग्जेम्प्ट है। सरकार क्या बोलती थी कि जब सरकार एग्रीकल्चर वाले अपने किसान लोग एग्जेम्प्ट ही हैं, क्यों? क्योंकि किसान गरीब माना गया है, तो किसान को क्या करो, एग्जेम्प्ट करो। तो तुम्हारे दिमाग में पंजाब वाला आ रहा है, इसको यहाँ मत लेके जाओ, यूपी महाराष्ट्र हरियाणा यहाँ पे जाओ, यहाँ का पंजाब सच में गरीब, यहाँ का किसान सच में गरीब है। तो इन लोगों को रखते हुए लॉ बनाया, क्या बोलती है, किसान सच में गरीब है तो किसान जब खेत में उगाएगा तो भी इसको एग्जाम करेंगे। कई कबार ऐसा होता है खेत में माल ज़्यादा उग जाता है तो उसको क्या रखना पड़ता है, वेयर हाउस में माल रखवाना पड़ता है। जब वो वेयर हाउस में माल रखवाएगा तो वेयर हाउस वाला उससे रेंट लेगा क्या? सर रेंट लेगा, तो कम से कम रेंट को भी जीएसटी फ्री करा दो। तो जब वेयर हाउस में किसान अपना माल रखेगा तो उसको एग्जाम्प्ट करा दो जीएसटी से, जिससे किसान पे चोट ना आए। भाई जीएसटी देगा तो अल्टीमेटली रेसिपिएंट कौन है? किसान है। किसान को जीएसटी के पैसे देने पड़ गए तो जेब से पैसा गया ना किसान का। तो किसान को क्या कर दिया था, वेयर हाउस में जितनी भी क्रॉप उसके यहाँ पे उगी है, किसी भी तरह की क्रॉप यहाँ पे उगी है, वो एग्जाम्प्ट करा दी थी। चाहे वो कॉटन उगा ले, चाहे चना उगा ले, चाहे मक्का उगा ले, चाहे बाजरा उगा ले, जितनी भी तरह की क्रॉप तुम जानते हो, अगर किसान अपने वेयर हाउस में वो खेत में उगा के उसे वेयर हाउस में रखवाता है कितने भी टाइम के लिए, जो भी रेंट देगा, रेंट तो देना पड़ेगा, रेंट तो माफ नहीं करवा सकती सरकार, पर जीएसटी सरकार लेने से मना कर दिया, जिससे अल्टीमेटली चोट किसके जेब पे ना पहुंचे, किसान की जेब पे ना पहुंचे। अब सरकार हो गई बेशरम। अब मेरे को नहीं पता तुम वोट किसको दोगे, पर सरकार हो गई बेशरम। सरकार क्या बोलती है, सिर्फ 4 तरह की फसल पे हम तुमको छूट देके चलेंगे। किसान को बोल रही है ये बेसिक इंडिया को पालने पोषने के लिए ये बेसिक 4 फसल है, इसके अलावा हम नहीं जानते। अगर दाल दलिया फूल फल सब्जी किसी भी तरह दाल होगी, दाल जितनी भी तरह की होती है, दलिया है ना, इस दलिया में आपके गेहूँ जो चना ये आ जाता है, दलिया इसका ही बनता है, पता हो तो है ना, ये सब आ जाता है। और फल और सब्जी किसी भी तरह की फल होगा, कोई सी भी तरह का फल होगा और कोई सी भी तरह की सब्जी होगी, वही एग्जाम्प्ट होगी। मैंने अपने खेत में कपास उगा लिया, कपास जानते हो, रुई को कपास कहते हैं, कपास उगा लिया, क्या एग्जाम्प्ट? और उसको वेयर हाउस में रखवा दिया, एग्जाम्प्ट होगा क्या? पढ़ के बता दो। तो मतलब मैं अपने कपास को वेयर हाउस में रखवाऊंगा तो अब वेयर हाउस वाला मेरे से रेंट में जीएसटी भी लेगा क्या? अब से लेगा। गलत बात है या नहीं है? बिल्कुल गलत बात है। टी और कॉफी, ठीक है, बिल्कुल गलत बातों में से शामिल हो गई है। टी और कॉफी वैसे वेयर हाउस में रखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट फैक्ट्री में जाके प्रोसेस होकर बिक जाती है ना। पर कई फसल, बहुत सारी फसल ऐसी होती है जिनको रखना पड़ जाता है,
ठीक है, काट के सर ना बिकने का टाइम आया, ना मंडी में बिकने का टाइम आया, पर काट के कुछ टाइम वेयर हाउस में रखना पड़ गया। ऐसा होता है, किसान से बात करना कभी, तो वो बताएगा कि किस किस तरह की फसल को हमें वेयर हाउस में सच में रखना पड़ता है। तो अब सरकार क्या बोल रही है कि उस पर जीएसटी सिर्फ इन 4 पे नहीं लगेगा, बाकी पे जीएसटी लग के चलेगा। ठीक है, इसलिए किसान बहुत नाराज हैं। पहले तो अभी ये वाला कांड कर दिया था मोदी सरकार ने, अब थोड़े बहुत किसानों के बीच में भी किसानों के बेटे पड़ जाते हैं, वो अपने पापा को जाके बताएंगे ना, पापा अब से ऐसे होगा। अब तो अपन अगर अपने खेत में ये उगाएंगे, उसको भी उसमें लगाएंगे देंगे, तो उस पर अब अपन को जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो सरकार फिर किसान देगा क्या वोट? ऐसे भैया वोट बैंक की नुकसान तो कर रही है, पर फिर भी आएगी तो बीजेपी। ठीक है, 11 पॉइंट पढ़ते हैं कल से, आज अमेंडमेंट्स करते हैं, क्लास खत्म। ठीक है, समझ में आया अमेंडमेंट्स? गुड मॉर्निंग बच्चों। नहीं सर, गुड इवनिंग। आज आप शाम को क्लास ले रहे हो, हरदम आप सुबह क्लास लेते हो, अब तो गुड मॉर्निंग की आदत पड़ गई। हाँ तो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया? हाँ सर सब बढ़िया। हाँ तो क्लास स्टार्ट करें सर आज की? हाँ सर बिल्कुल क्लास स्टार्ट करो। आज अपन ने नोट्स वोट सब खोले हुए हैं। लास्ट क्लास बच्चों ने अमेंडमेंट क्लास पढ़ी है ना बच्चों, लास्ट क्लास? हाँ सर लास्ट क्लास अमेंडमेंट हमने अच्छे से पढ़ी है। तो आज आगे शुरू करते हैं। सब बढ़िया हो? समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ सब समझ में आ रहा है? हाँ सर सब समझ में आ रहा है। ठीक है, और बताओ क्या हालचाल तुम्हारे? थोड़ी बातें क्या करो यार, मेरा मन नहीं लगता तुमसे बातें किए बिना। बातें करते रहा करो, अपनी ताजा खबर जो है चल रही है सुनाते रहा करो। पता नहीं आर्मी एरिया, कंटोनमेंट एरिया सब बताया था ना, कितना सारा तो बताता हूँ मैं तुम्हें क्लास में, है ना। फसाई पे लगा दिया, इन्फोसिस पे, अब ये जीएसटी इस पे लगा दिया, कंपनी वेयर हाउस पे, दाल दलिया फल सब्जी रखने पे एग्जामिशन है, बाकी सब पे लगा दिया। सर 11वें नंबर से आज अपन को पढ़ना था। वाओ, याद है तुम्हें? चलो फिर तो पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, अगर तुम इनको इतना याद है तो, है ना सर। ठीक है सर, अब बातें करेंगे बाद में। 11 पॉइंट तो शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ रहे थे एग्जम्पशंस। मैंने आप बच्चों को बताया था, देखो एग्जम्पशन ज्यादा कुछ आई नहीं है, ज्यादा क्या आए हैं मतलब अमेंडमेंट्स कुछ ज्यादा आए नहीं है। अमेंडमेंट्स में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स किसके आए हैं? आपके एग्जम्पशन वाले चैप्टर में। अगर एग्जम्पशन वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट आए, और उसमें मैंने क्या बोला था, अमेंडमेंट कुछ नहीं है, क्लैरिफिकेशन है। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन क्या क्या है? पहली क्लैरिफिकेशन मेरे बच्चों, पहली क्लैरिफिकेशन अपन ने पढ़ ली। अब आज की पहली क्लैरिफिकेशन मतलब 11th नंबर की। 11th नंबर की क्लैरिफिकेशन क्या कहती है अपन को? देखो पहले ऐसा होता था, क्योंकि अपन को किसको एग्जम्पशन देनी है? एक्चुअली फार्मर को। अपन को एग्जम्पशन देनी है किसको? फार्मर को। अगर अपन फार्मर को एग्जम्पशन दे रहे हैं, ठीक, तो अपन को फार्मर को हर एक्टिविटीज पे, एक्चुअली वो वेयर हाउस में माल रख रहा था, अभी देखा ना, वेयर हाउस में माल रख रहा था 10th नंबर पॉइंट में, तो उसको क्या दे रहे थे अपन? एग्जम्पशन दे रहे थे। पर अब क्या किया गवर्नमेंट ने? सिर्फ दाल दलिया फल सब्जी पे ही, दाल दलिया फल सब्जी पे ही एग्जम्पशन दिया है, बाकी सारे से एग्जम्पशन विड्रॉ कर दिया। ये तो कब था? जब फार्मर खुद वेयर हाउस में माल रख रहा था। तो वेयर हाउस में माल रखेगा तो जो जीएसटी रेंट देगा, अब रेंट के साथ साथ अगर कोई और तरह की फसल रख रहा है, कॉटन रख रहा है, कॉटन का नाम है क्या यहाँ पे? सर कॉटन का नाम नहीं है। कॉटन पे मतलब एग्जम्पशन मिलेगी क्या? नहीं सर, कॉटन पे एग्जम्पशन छीन ली गई है। इन 4 चीजों पे एग्जम्पशन थी। अगर कोई फार्मर अपना वेयर हाउस में माल रख रहा है, कॉटन, उसने कपास उगाई खेत में और रख रहा है किसमें? वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस में जब वो कॉटन रख रहा है तो उसको क्या मिल जाएगी? एग्जम्पशन मिल जाएगी क्या? सर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो जो रेंट दे रहा है वो, है ना, उसके साथ साथ उसको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली फार्मर पे बर्डन आ गया है 10th नंबर पॉइंट से। तो 11th नंबर पॉइंट पे अपन ने क्या सीखा? एक बार फार्मर ने क्या किया? अपना माल वेयर हाउस में रख दिया। जब फार्मर को ही नहीं छोड़ा, फार्मर को सिर्फ 4 चीजों पे छोड़ा है ना। कौन सी 4 चीजों पे छोड़ा है? दाल दलिया फल सब्जी। ठीक, जब फार्मर को ही 4 चीजों पे छोड़ा है, अब जब फार्मर अपना माल रखी आया, किसमें? वेयर हाउस में रखी आया। तो अगर वेयर हाउस वाला, सब सुनना मेरी बात, अगर वेयर हाउस वाला कोई सर्विस ले ले, इस बार मैं क्या हूं? वेयर हाउस वाला हूं। मेरे पास कौन सामान रख के अपना? फार्मर रख गया। फार्मर पे मैंने जीएसटी लगाया क्या? सर फार्मर पे मैंने इन 4 सब चीजों पे छोड़ के बाकी पे जीएसटी लिया है। बाकी पे तो जीएसटी अब से लेने लग गया, पहले नहीं लेता था किसी भी चीज पे। वेयर हाउस वाला पहले फार्मर किसी भी तरह की फसल मेरे पास रख जाए, मैं किसी फसल पे जब रेंट लेता था जीएसटी नहीं लेता था। पर अब सिर्फ 4 चीजें छोड़ के बाकी सब पे जीएसटी लूंगा। 4 चीजें कौन सी छोड़ दी? अभी कौन सी एग्जम्पशन है? दाल दलिया फल सब्जी। मतलब अगर वो कॉटन रख गया मेरे पास, तो कॉटन पे मैं जीएसटी लूंगा क्या रेंट के साथ साथ? हाँ सर अब लोगे। गेटिंग इट? हाँ सर अब लोगे। पर अब जब फार्मर, ये वेयर हाउस वाला कुछ सर्विस बाहर से ले लेता है, जैसे मान लो फार्मर तो अपनी सब्जियां वगैरह रख गया, है ना, और मैंने कोई सर्विस उससे ले ली,
जैसे पेस्टिसाइड्स की या फिर कोल्ड स्टोरेज की कोई सर्विस ले ली कि भाई इसकी फसल खराब ना हो, ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना, तो मेरा फ्रिज भी सही रहे, कोल्ड स्टोरेज सही रहे, है ना, पेस्टिसाइड छिड़का है मैंने, तो ये सब चीजें सर्विस सही रहे, तो इसलिए मैंने, वेयर हाउस ने कोई सर्विस ले ली, अगर वेयर हाउस ने कोई सर्विस ले ली मेरे बच्चों, तो वो भी पहले एग्जाम्प्ट होती थी। क्यों? अगर वेयर हाउस कोई सर्विस लेगा, है ना, और वो अगर एग्जाम्प्ट नहीं किया तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली रेंट बढ़ा दूंगा, और रेंट बढ़ा दूंगा तो फार्मर पर अल्टीमेटली इनडायरेक्ट बर्डन आ गया, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट बर्डन आ गया ना, तो वेयर हाउस की कॉस्ट ना बढ़े, इसलिए ये सारी सर्विसेज भी एग्जाम्प्ट थी। तो अब सरकार ने ये एग्जाम्पशन छीन ली है। सरकार क्या बोल रही है कि अगर फ्यूमिगेशन की सर्विस कौन लेता है? आपका वेयर हाउस लेता है, एग्रीकल्चर वेयर हाउस, नॉर्मल वेयर हाउस नहीं, एग्रीकल्चर वेयर हाउस लेता है। तो पहले ये जीएसटी से एग्जाम्प्ट था, अब क्या है, इस पे आईटीसी, अब इस पे जीएसटी लग के चलेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस टू एग्रीकल्चर लिख रखा है, मतलब अब फार्मर पे इसका इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्टली बर्डन आ जाएगा, ठीक है, इस पे अब इनडायरेक्टली बर्डन आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर, पढ़ लिया। 12th नंबर की अमेंडमेंट क्या कहती है आपकी? 12th नंबर की अमेंडमेंट कहती है स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस क्या होते हैं सर? आपके जवाखाना, और बताऊं तो बूचर हाउसेस, जहां पे एक्चुअली कसाई का काम होता है, कत्ल का काम होता है, ठीक। तो जहां पे बूचर हाउसेस होते हैं, स्लॉटर हाउसेस होते हैं, वहां पे पहले जीएसटी नहीं लगता था, मतलब जानवर काटने पे आपका कोई जीएसटी नहीं लगता था, पर अब वहां पे बिल्कुल, यहां तो लगना भी चाहिए था। ये चीज तो महंगी हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक। वैसे भी अगर अपन कस्टम पढ़ेंगे ना, तो कस्टम में प्यारे बच्चों, अपन ने कस्टम में पता है एक चीज और देखी है क्या सर? कस्टम में पता है एक्सपोर्ट ड्यूटी कभी नहीं लगती, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। मतलब एक्सपोर्ट तो ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, फिर भी इंडिया इतनी सभ्य, इतनी अच्छी कंट्री है कि इंडिया नहीं चाहती कि बाहर जब हमारा माल जाए तो ऐसी चीजें जाएं जैसे हमारा कल्चर टूटे, जैसे कि इंडिया में वायलेंस नहीं फैलना चाहिए, इंसानों से छोड़ो जानवरों से भी। तो लेदर स्किन जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाती है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जब एक्सपोर्ट मतलब ज्यादा स्लॉटर हाउस इंडिया में ना खुले, इसलिए उस पर क्या लगा दी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। वरना अगर लेदर महंगा बाहर सस्ते दामों में बेच सकते होते अपन, तो फिर खूब बिकता, खूब स्लॉटर हाउस खुल जाते। इसलिए लेदर पे क्या लगा दी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी कि यार बेचोगे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, महंगा कर दिया उस माल को, ठीक है। ऐसे ही स्लॉटर हाउसेस पे अब जीएसटी भी लगा दिया। वहां पर ना, वहां तो कस्टम तो लगा ही रखा है, यहाँ पे अब जीएसटी भी लगा दिया। मतलब अगर किसी का स्लॉटर हाउस है, यूपी में बहुत सारे हैं यार, है ना, यूपी में बहुत सारे, बीच में दंगा होता रहता है कि भैया गाय नहीं कटने देंगे ऐसे वैसे ना, तो अब क्या है, स्लॉटर हाउसेस पे आपके मेरे प्यारे बच्चों जीएसटी लग के चलेगा। ये अच्छा अमेंडमेंट है, इसका अपन स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं इस अमेंडमेंट का। एंटरटेनमेंट 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 सर, यही तो इंडस्ट्री में सबसे पसंद है। ये पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं है, शाहरुख खान पसंद है, मैं है, ठीक है, वो शाहरुख खान, वो स्टार है, हम अपने स्टार है, ठीक। तो शाहरुख खान क्या कह रहा है आपका, वही उससे रिलेटेड शाहरुख खान नहीं, इससे रिलेटेड बात नहीं, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है सर। तो सर ये कौन सी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है? गर्मियों की छुट्टियों में, जब गर्मी बचपन में अपन छोटे छोटे बच्चे थे, है ना, तो गर्मियों की छुट्टियां आती थी तो मम्मी या फिर फादर या फिर छोटा भाई, बड़े बहन भाई ये सिखा नहीं देते थे कि यार पास में कोई हॉबी क्लासेस लग रही है, उसमें चलते हैं, ठीक है ना, चाहे वो कुछ भी हो, स्विमिंग हो, पेंटिंग हो, आर्ट हो, कल्चर हो, डांसिंग हो, है ना, स्केटिंग हो, कुछ भी हो, हॉबी क्लासेस में जाते थे आप बच्चे? हाँ सर बिल्कुल जाते थे। क्या सर, क्या बचपन के दिन याद दिला दिए। हाँ, बस उन्हीं दिनों की बात है, अभी भी कुछ खास बिगड़ा नहीं है। मन से वैसे ही बच्चा रहना है, दिमाग से नहीं। थोड़े समझदार हो जाओ, मन से वैसे अपनी चंचलता बनाए रखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे क्या कह रहे हैं अपन कि पहले अमेंडमेंट क्या है, पहले क्या था सर वर्ड कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ठीक, मतलब फन क्लासेस। ये फन क्लासेस वही है, मजे ही तो आते थे आपको वहां जाके यार, है ना, तो ये फन क्लासेस वही है। अगर कोई फन क्लासेस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी लेता है, एक सेकेंड, है ना, फन क्लासेस रिलेटेड से कोई एक्टिविटी अगर आ रही थी, ठीक, तो वह एक्टिविटी क्या थी, पहले एग्जाम्प्ट थी, बिल्कुल एग्जाम्प्ट थी। पहले ओल्ड केस क्या था कि अगर फन क्लासेस गर्मियों की छुट्टी में कोई फन क्लासेस लगाता है, एनी मतलब रन बाय वो किसी से भी हो, कोई इंडिविजुअल चला रहा हो, कोई कंपनी चला रही हो, कोई पार्टनरशिप फर्म चला रही हो, कोई ट्रस्ट चला रहा हो, वो क्या थी, फुली एग्जाम्प्ट थी, ठीक है ना। सरकार ने बोला कि गर्मियों की छुट्टियों में अगर बच्चे कहीं जा रहे हैं, किसी क्लासेस में जा रहे हैं, तो जब वो फीस देंगे तो उसके साथ जीएसटी ना दें। बच्चों का एंजॉयमेंट है यार, मजे चलने चाहिए बच्चों की लाइफ में, है ना। जीएसटी लगा के अगर महंगी हो जाएगी, 500 रुपए की जगह 700 रुपए फीस हो जाएगी, अगर सपोज कर लो इतना जीएसटी नहीं लगेगा, पर मान लो 500 की जगह 700 फीस हो जाएगी, तो बच्चों के पेरेंट्स तो सोचेंगे ना अब इसको भेजें या नहीं भेजें, इस नालायक को अब उस क्लास में भेजें या नहीं भेजें। तो पेरेंट्स के मन में ऐसा सवाल भी ना आए, इसलिए वहां क्या कर रखा था, जीएसटी एग्जाम कर रखा था कि बच्चों को मजे चलते रहने चाहिए। तो कोई भी रन बाय कुछ भी हो, ऐसी फन क्लासेस गर्मियों की छुट्टी में जो लगती थी, सर एग्जांपल दे रहे हो ना, गर्मियों की छुट्टी में जो लगती थी, हाँ भाई एग्जांपल दे रहा हूँ, वो भी इंक्लूडेड है, और तरह की फन क्लासेस भी इंक्लूडेड है, सिर्फ वही की बात नहीं है ना, नालायक हो, सिर्फ वो मत समझ लेना। हाँ, तो रन बाय कुछ भी हो, वो सारी एग्जाम थी। पर अगर वो प्रोफेशनल क्लासेस होगी तो सर प्रोफेशनल डांस, शामक डावर चलेगा हम तो,
है ना। शामक डाबर कई मेरे दोस्त है वो, हम तो चाहते थे बगल में क्लास में है ना चंदा चमके चमचम चीकी से करना और डांस सीखने जाते थे, और कई सोचते थे स्किन हेड डैड हेड माइकल जैक्सन के इंग्लिश गाने है ना, तो इंग्लिश गाने सीखने कहाँ जाते थे, शामक डावर करके एक इंस्टीट्यूट है अगर आप जानते हो तो, वहां जाते थे। तो वो प्रोफेशनल क्लास है यार, वो प्रोफेशनल क्लास सरकार ने वो एग्जाम नहीं कर रखी, वो वहां पे अमीर बच्चे जाते हैं यार, जो अमीर बच्चे जा रहे हैं तो उनसे तो जीएसटी बिल्कुल वसूला जाएगा। तो ओल्ड लॉ में क्या था, अभी तो अपन ओल्ड लॉ पढ़ रहे हैं, ओल्ड लॉ में क्या था, अगर फन क्लासेस होगी तो वो बिल्कुल जीएसटी से एग्जेम्प्ट होगी, पर प्रोफेशनल क्लास होगी तो वहां पे जीएसटी लिया जाएगा। और स्पोर्ट्स के संदर्भ में, स्पोर्ट्स के रिगार्ड में क्या बात करी थी मेरे बच्चों, स्पोर्ट्स के रिगार्ड में ये बात करी थी कि अगर स्पोर्ट्स क्लास फन क्लासेस होगी तो वो एग्जेम्प्ट होगी, पर प्रोफेशनल होगी तो वो जीएसटी पेबल होगा। ठीक, तो मतलब फन क्लासेस तो हरदम एग्जेम्प्ट थी और प्रोफेशनल क्लासेस हरदम टैक्सेबल थी ओल्ड लॉ में। सर ओल्ड लॉ याद रखना है क्या, देखो ओल्ड लॉ नहीं बताऊंगा तो अमेंडमेंट कैसे बताऊंगा, नया तुम्हें याद तुमने नया ही रखना है ना, पर ओल्ड वाली बात ही नहीं बताऊंगा तो नई वाली बात कैसे पता चलेगी मेरे बच्चों, है ना। इसलिए ओल्ड में क्या था कि अगर फन क्लासेस होगी तो बिल्कुल एग्जेम्प्ट होगी, प्रोफेशनल क्लास होगी तो फिर चाहे वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड प्रोफेशनल हो तो भी टैक्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोफेशनल हो तो भी टैक्स। ठीक है, अब सरकार ने अमेंडमेंट क्या लाया, सरकार बोलती है अगर फन क्लासेस पहले रन बाय हुम वर्ड नहीं था, ये वाला जो वर्ड दिख रहा है ना रन बाय हुम, ये वाला वर्ड नहीं था। ठीक, तो मतलब सरकार बोल रही थी पहले की फन क्लासेस होगी कि कोई भी चला रहा है एग्जेम्प्ट होगी, पर अब सरकार ने जीएसटी वसूलना है यहाँ पे, तो सरकार ने क्या किया, अगर रन बाय इंडिविजुअल होगी, अब क्या वर्ड जोड़ दिया, रन बाय इंडिविजुअल होगी तो एग्जेम्प्ट होगी, और रन बाय अदर होगी अदर तो यहाँ पे जीएसटी लगा दिया। चौका क्यों लिखा है, मतलब अब सरकार खेल गई यहाँ पे, है सरकार बढ़िया शॉट खेल गई यहाँ पे, है ना। सरकार क्या बोलती है, अब हम जीएसटी लेंगे, मतलब अगर गर्मियों की छुट्टियों में आप पास वाले आंटी के पास जा रहे हो जो डांस सिखाती है, आपकी कथक सिखाती है, आर्ट एंड कल्चर पेंटिंग सिखाती है ना, उनके पास जा रहे हो तो एग्जाम्प्ट है क्या सर, हाँ अभी भी जीएसटी में जो हम फीस देंगे आंटी को उसमें जीएसटी आंटी फीस नहीं लेगी। पर अगर वो कोई प्रोफेशनल मतलब कोई अदर चला रहा है, कोई ट्रस्ट चला रहा है, कोई पार्टनरशिप फर्म चला रही है, कोई कंपनी है ना, कोई कंपनी ऐसी क्लासेस चला रही है तो सरकार बोल रही है भैया कंपनी को तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे अल्टीमेटली बर्डन आप पे पड़ेगा, बर्डन तो आप लोग पे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बर्डन तो हरदम कंज्यूमर पे पड़ता है, चाहे अल्टीमेटली बर्डन उन बच्चों पे पड़े, पर फिर भी कंपनी को तो या फिर अदर सिर्फ इंडिविजुअल को छोड़ा गया, अगर रन बाय इंडिविजुअल है तो अदर को नहीं छोड़ा गया। अब जीएसटी अदर से वसूल करके चलेंगे, पर यहां वसूला तो देखना यहां छोड़ दिया। सरकार क्या बोल रही है, दिक्कत हो गई। सरकार क्या बोल रही है, स्पोर्ट्स के केस में स्पोर्ट्स को तो बढ़ावा मिलना चाहिए, इंडिया के स्पोर्ट्स वैसे ही बहुत पीछे रह गया, तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलना चाहिए। एक सेकंड सरकार क्या बोल रही है, स्पोर्ट्स को तो बढ़ावा वैसे ही मिलना चाहिए, तो स्पोर्ट्स को केस में चाहे अब वो ट्रस्ट चला रही हो, मतलब अब वो फन क्लासेस, स्पोर्ट्स के केस में चाहे वो फन क्लासेस हो चाहे प्रोफेशनल क्लासेस हो, दोनों को एग्जाम कर दिया। पहले प्रोफेशनल टैक्सेबल था ना, अब दोनों को एग्जाम कर दिया, पर ध्यान रहे यहाँ पे कौन है, रन बाय ट्रस्ट, मतलब एग्जाम्शन पहले भी रन बाय ट्रस्ट कर रहा था ना तो ही थी, अदरवाइज नहीं थी। ठीक, इसलिए रन बाय कौन होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, तो ही एग्जाम्प्ट मिलेगी आपके स्पोर्ट्स के केसेस में, चाहे वो अब फन क्लासेस के तौर पे हो चाहे प्रोफेशनल के तौर पे हो। और आपके इसमें क्या होगा, आर्ट एंड कल्चर में अगर रन बाय इंडिविजुअल होगा, अगर रन बाय इंडिविजुअल होगा तो एग्जेम्प्ट होगा, और अदर के केस में टैक्सेबल हो जाएगा, और प्रोफेशनल भी टैक्सेबल हो जाएगा। प्रोफेशनल में कोई चेंज नहीं है, पहले की जैसा का जैसा है। ठीक है सर, 3 अमेंडमेंट कर चुके हैं आज के कंप्लीट। कौन कौन से सर, 11th एग्रीकल्चर वेयर हाउस जो सर्विसेज ले रहा है उस पर अब क्या लगा दिया, जीएसटी लगा दिया। स्लॉटर हाउसेस पे इसका तो वेलकम किया अमन ने, इस पे स्लॉटर हाउस पे क्या लगा दिया, जीएसटी लगा दिया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के दर्शन हुए क्या आपको यहाँ पे, नहीं हुए। मतलब सिनेमा का थिएटर तुम क्या सोचने लग गए थे, मतलब अब थोड़ी सस्ती मूवी टिकट मिलेगी, ऐसा नहीं है बच्चों, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वो नहीं थी, है ना। तो फिर भी मैं बताऊं, सरकार कई कबार क्या आती है, कुछ ऐसी मूवीज आती हैं, जैसे अभी वो आई हुई है कश्मीर फाइल्स, है ना। कश्मीर फाइल्स के फेवर में खड़ा हूं मैं अच्छे से, मैं सरकार से दरखास्त करूंगा आप इस चैनल के थ्रू कि आपकी कश्मीर फाइल से जीएसटी हटाया जाए, उसकी टिकट थोड़ी सस्ती करी जाए, जो कि वो सारे लोग देख सकें। सर कश्मीर नहीं, केरला फाइल्स है वो, हाँ केरला स्टोरीज है, सॉरी आपने मिक्स कर दिया, कश्मीर फाइल्स पुरानी थी, ये केरला स्टोरीज है। मेरा दिमाग थोड़ा जाता नहीं है ना मूवीज वूवीज में, पर केरला स्टोरीज मैंने देखी है। आप लोगों को भी, सब बच्चों को, युद्ध को बिल्कुल देखनी चाहिए केरला स्टोरीज, ठीक है। मैं किसी कल्चर के, किसी स्टेट के खिलाफ नहीं बोल रहा, देखो, है ना, पर गलत तो गलत है ना, जो भी गलत हो रहा है ना, तो उस मूवी में बताया गया कि कितना गलत हो रहा है, इसलिए देखना। इसलिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वो नहीं है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो मैंने आपको अभी
रूबरू कराई आपसे वो है। सर क्या मस्त उर्दू के वर्ड, हाँ उर्दू है तो बढ़िया लैंग्वेज वैसे, ठीक, सारे लैंग्वेज यूज कर लेता हूँ मैं, है ना। 14th पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल होटल मोटल गेस्ट हाउस एक्सेट्रा ऑलवेज लायबल टू जीएसटी। सर क्या मतलब पहले नहीं था? हाँ तो पुराना लॉ जानो है ना यार। पहले क्या था, 1000 रुपए से अगर छोटा रूम होता था, मेरे बच्चों, अगर 1000 रुपए से कम का रूम होता था तो उस पर जीएसटी नहीं लगता था। मतलब अगर आप किसी मंदिर में गए, है ना, 1000 रुपए और 10,000 रुपए याद है आपको, अगर कोई शॉप है 10,000 रुपए से कम की है चैरिटेबल मंदिर वाली जगह पे तो उसको एग्जाम्प्ट होती थी, ठीक है ना। 1000 रुपए से कम का रूम है धर्मशाला में, अगर 1000 रुपए से कम का रूम है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता था। अब सरकार ने उस तरह की हर एग्जाम्पशन छीन ली है कि भैया 1000 रुपए वाला कॉन्सेप्ट गायब है, ठीक। अगर एयरबीएनबी पे, ओयो पे, या फिर आप कोई धर्मशाला पे किसी भी तरह का कोई भी रूम कहीं पे भी लेते हो, ठीक, कोई भी रूम कहीं पे भी लेते हो, अब चाहे उसका 200 रुपए किराया, उस पर जीएसटी आके चलेगा। पहले 1000 रुपए तक की एग्जाम्पशन उस पर थी। अगर 1000 रुपए से कम का रूम होता था तो उस पर जीएसटी नहीं लगता था, 1000 रुपए से ज्यादा का रूम होता था उस पर जीएसटी लग जाता था। तो अब सरकार ने क्या बोला, अब 1000 रुपए से कम के रूम हो भलाए तो जितना भी, अब तो जीएसटी तो लग के चलेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पशन, ये अमेंडमेंट आया आपका 14 नंबर का अमेंडमेंट। सर 15 नंबर का अमेंडमेंट क्या कह रहा है, देखो 15 नंबर का अमेंडमेंट नहीं है, एक्चुअली क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन क्या कहता है, एंटी होम यूज एज रेजिडेंशियल। मतलब सर ये एंटी होम तो आपने ऐसे लिख दिया ना, हाँ मैंने ऐसे लिख दिया, इसका नाम है रेंटिंग ऑफ अ रेजिडेंशियल यूनिट। अगर रेजिडेंशियल यूनिट को आप रेंटिंग देते थे तो क्या था, उस पर जीएसटी नहीं लगता था, चाहे B2B में हो चाहे B2C में हो, ठीक है ना। अब क्या किया, रेंटिंग ऑफ ए रेजिडेंशियल यूनिट पे B2C तो अभी भी एग्जेम्प्ट है, और B2B में जीएसटी लगा दिया आरसीए मॉडल पे। मतलब अब अगर किसी ने रेजिडेंशियल यूनिट को रेंट पे दिया है तो उस पे कौन, रेजिडेंशियल यूनिट, कमर्शियल नहीं बोल रहा, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है रेजिडेंशियल, है ना। रेजिडेंशियल यूनिट को अगर किसी ने रेंट पे दिया है, ठीक, जैसे कि मान लो मेरा कोई रेजिडेंशियल हाउस है, मेरे घर के नीचे कोई किराएदार आए लेने, तो किराएदार आए तो B2C कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो किराएदार से अब जीएसटी लिया जाएगा क्या, सर नहीं सर, जो रेंट लूंगा उसमें जीएसटी नहीं लग के चलेगा, ये तो अभी भी कह रहा है जीएसटी नहीं चलता। पर अगर कोई सामने मेरे कोई ऑफिस, उन्होंने बोला हम तो ऑफिस खोलेंगे, हम तो मेडिकल का काम है हमारा, हम तो ऑफिस खोलेंगे, तो अब मैं B2B कॉन्सेप्ट में आ गया। हाँ सर, अब आप B2B कॉन्सेप्ट में आ गए, तो अब मैं तो रेंट ले रहा हूं, तो सर्विस सप्लायर कौन है, मैं हूं, रेसिपिएंट कौन है, वो, तो रेसिपिएंट टैक्स देके चलेगा या आपका सप्लायर। सर वैसे तो नॉर्मल केस में सप्लायर टैक्स लेता है और सरकार को जमा करा देता है, यही पढ़ाया ना मैंने, ऐसे यही पिक्चर चलाई है ना मैंने पूरे टाइम तक। हाँ सर यही चलाई है, पर अब क्या है, इस केस में क्या डाल दिया, आरसीए मॉडल डाल दिया कि उस मेडिकल कंपनी को जो ऑफिस ले रहा है मेरी रेजिडेंशियल यूनिट में, है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा B2B मॉडल में आरसीए में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब है गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट क्या कह रहा है बच्चों आपको, हाँ एक सेकेंड, ये क्या पॉइंट है, देखो ऐसा है यार, एक एग्जाम्पशन थी कि अगर आप गवर्नमेंट से कोई भी लीज पे लेते हो, लॉन्ग टर्म लीज पे लेते हो, लैंड 30 ईयर मोर पे थी ना, तो वो एग्जाम्पशंस में आ जाती थी, है ना। अब सरकार क्या बोल रही है, एक क्लैरिफिकेशन है, ये भी अमेंडमेंट नहीं है, सरकार क्या बोल रही है कि कई कबार क्या आती है गवर्नमेंट है ना, जैसी ऐसी प्रॉपर्टी लीज पे देती है कि जो कि यहाँ के व्यू बहुत सुंदर होते हैं। जैसे अगर किसी को समुद्र किनारे पे कोई प्रॉपर्टी दे दी, भैया 30 साल के लिए तेरी है, तो एग्जाम्पशन में डाली भी थी, ठीक, कि उस पर जो रेंट लेंगे वो एग्जाम्पशन में था। सरकार ने अपनी गर्दन तो बचाई भी थी ना, सरकार जब कोई भी प्रॉपर्टी देती थी, किराया कोई भी सर्विस देती थी, उस पर रेंट आने नहीं देती थी एग्जाम्पशन, तो उस पर जीएसटी आने नहीं देती थी, एग्जाम्पशन में नाम लिखवा लिया था। यहाँ पे भी वैसा ही है, तो सरकार ने क्या किया, अपना नाम लिखवा लिया। पर अब आई प्रेफरेंशियल, देखो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस की बात, सवाल खड़ा हो गया कि देखो जो हम सरकार को लीज रेंट दे रहे हैं वो तो एग्जेम्प्ट है, उस पर तो जीएसटी लगेगा नहीं, ये तो पहले भी क्लियर अब भी है। पर किसी ने सवाल उठा दिया कि देखो सरकार ने ना इस बार है ना लीज रेंटल लिया है, पर अलग से और पैसे लिए हैं, बोले ये इतनी सुंदर लोकेशन पे देखो जगह दी है ना, वहां पे देता तो इतने पैसे, पर यहां पे दिया है तो थोड़े ज्यादा पैसे लूंगी, वो है प्रेफरेंशियल लोकेशन के, इतना सुंदर व्यू है, तो उस प्रेफरेंशियल लोकेशन के जो पैसे दिए हैं उस पर जीएसटी आएगा नहीं आएगा, ये सवाल खड़ा हो गया था मार्केट में। तो सरकार इस अमेंडमेंट को, इस क्लैरिफिकेशन को लाते हुए अमेंडमेंट्स में ये बोल रही है कि प्रेफरेंशियल चार्जेस भी आपके लीज रेंटल ही हैं, उस पर भी जीएसटी नहीं लग के चलेगा, ठीक, उस पर भी जीएसटी नहीं लग के चलेगा, बस इतनी सी बात है। सर स्वागत करो दोनों बच्चे, तालियां यहां बजा के अमेंडमेंट नंबर 17 का स्वागत करो। सर ये क्या है, इसके लिए अपन मैप खोल लेते हैं, मैप से सबको दिख रहा है, हाँ सर बचपन की क्लास में पहुंच गए, ज्योग्राफी क्लास में, इसको पॉलिटिकल कहते थे, दो तरह के केस, दो तरह के मैप होते थे ना आपके, एक
यार मैं भी भूल गया, तुमसे अच्छे से क्या पूछूं, तुम ही बता दो मेरे को। क्या था सर? एक तो था, मतलब एक आता था जिसमें स्टेट्स नहीं आते थे, पॉलिटिकल एक आता था, पता नहीं है नाम भूल गया मैं भी। कोई बच्चा बता सकता है मेरे को? कमेंट करके जरूर बताना सर। दो तरह के मैप होते थे, कौन कौन से मैप होते थे? ये वाला तो पॉलिटिकल मैप है ना, वो बचपन में 1-1 रुपए लेके अपन परचून की दुकान पे जाके लाते थे ना मैप, फिर कलर करते थे अलग अलग स्टेट, बहुत बचपन में याद है वो दिन? हाँ सर, वो सुनहरे दिन, वो सुहाने दिन, दिन पुराने दिन। हाँ कुछ नहीं, कोई भी अभी बढ़िया दिन है अपने, है ना, मेरे साथ तो बढ़िया दिन है। क्या था, देखो ये पाकिस्तान ने नेपाल एग्जाम्पल लिया भाई, पाकिस्तान से कोई ट्रक आया, माल भर के लाया और उसको नेपाल जाना है, और उसने इंडिया में कोई भी एसोसिएटेड सर्विस ले ली ट्रांसपोर्टेशन की, इनलैंड की, जीएसटी की, कोई उस पर जीएसटी नहीं लगता था, ये तो बात क्लियर थी। ये एग्जाम्पशंस में पहले कह रखा था कि अगर कोई भी, वर्डिंग ऐसी थी, अगर कोई भी ट्रक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से इंडिया में होते हुए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में माल छोड़ रहा है, वो इंडिया में कोई सर्विसेज ले लेता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगा के चलेंगे। ठीक, उस पर जीएसटी नहीं चला के चले, चाहेंगे ना तो हम इंडिया में सर्विस ले, ठीक, चाहेंगे ना जिससे इंडिया में पैसा आए। इनका लैंड रूट अगर इंडिया है तो इंडिया में खूब सारी सर्विस ले, 10 बार टायर पंचर हो उसका, कीले हम डाल देंगे, ठीक। तो ऐसे पे हम इस पे जीएसटी नहीं लगाते थे, पर एक वापस से कंफ्यूजन रह गया कि सर ये वापस जब खाली जाएगा, क्योंकि वर्डिंग्स में ऐसा लिखा हुआ था जब एक भरा हुआ ट्रक आता है, माल लाता है, ठीक, पर वापस आएगा कि जब ये ट्रक नेपाल में मालिक करके वापस पाकिस्तान जाएगा तब भी इंडिया से जाएगा ना, इस रूट से जा रहा है मान लो, अगर वो इस रूट से जा रहा है तो अब जीएसटी लेंगे या नहीं लेंगे? क्योंकि वर्डिंग में ऐसा था कि माल ला रहा है ट्रक, वो ट्रक एग्जेम्प्ट है अगर इंडिया में कोई सर्विस ले रहा है तो। ये छोड़ दिया था अगर खाली ट्रक वापस जा रहा है तो ये तो अभी लॉ लिखने वाले एक बार में इतनी थोड़ा अच्छा लॉ तो ना लिखवाते हैं, फिर क्योंकि लॉ में गलती थी तो डिस्प्यूट हो रहे थे, तो अब लॉ में अमेंडमेंट क्लैरिफिकेशन लाए कि खाली ट्रक में भी सेम ही होगा जैसे भरे ट्रक में होगा, तो खाली ट्रक में भी जीएसटी नहीं लग के चलेगा। तो सरकार जीएसटी ले रही है, छोड़ रही है सर, यहाँ पे छोड़ रही है, वरना पहले आपके जीएसटी ऑफिसर लड़ लुड़ा के ले लिया करते थे आपके टैक्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेलवे इक्विपमेंट, ये क्या अमेंडमेंट है? अमेंडमेंट पढ़ने से पहले पुराना लॉ पढ़ लेते हैं बच्चों। पुराने लॉ में ये क्या कहता था कि अगर रेलवे इक्विपमेंट रेलवे से ढोए जा रहे हैं मतलब इधर से उधर लाए जा रहे हैं, मतलब मान लो कि एक बोगी बनी है ना, उसमें उसको फिट होना है किसी डिब्बे में, वो बोगी बनी है झारखंड में, फिट होना उसको केरला में, तो झारखंड से केरला तो जाना पड़ेगा, तो मालगाड़ी में ढोके उसको केरला, आपके झारखंड से केरला ले गए, ठीक। तो जो मालगाड़ी लगी है आपके झारखंड से केरला ले जाने के लिए उस स्पेशल डिब्बे को, तो रेलवे का सामान ही रेलवे से ढोया है, तो इस पे आपकी एग्जम्पशन थी, इस पे आपकी कोई भी जीएसटी लग के नहीं लगती थी। तो सरकार ने क्या बोला, अगर ट्रक से ढोते थे तो सर, ट्रक से ढोते तो कोई एग्जम्पशन पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, मतलब रेलवे का माल रेलवे से ढोए तो एग्जम्पशन थी, सरकार ने वो एग्जम्पशन छीन ली है। सरकार क्या बोलती है, अगर हम तो भैया एक इतनी बातें नहीं जानते, थोड़ा इजी बनाया एक तरह से, अगर रेलवे का माल रेलवे से भी ढोया जाए तो किसी तरह की कोई एग्जम्पशन नहीं है, इस पर जीएसटी लग के चलेगा, इतनी सी बात है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेलवे इक्विपमेंट जीएसटी अब लग जाएगा, पहले एग्जाम था अब लग जाएगा, इतनी सी बात है। तो सरकार के जीएसटी मैंने बताया ना 1.5 लाख, पहली क्लास में बताया था, अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 में बताया था, मंथली कलेक्शन भारत सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिला के मंथली कलेक्शन भारत सरकार का जीएसटी से 1.5 लाख करोड़ रुपए का है। सरकार क्या चाह रही है, इसको 2 लाख करोड़ का करना है। बिल्कुल यही अमाउंट था, ठीक है। फिर 19 नंबर में एक एग्जम्पशन मिली हुई थी पहले जीटीए वालों को कि अगर 750 और 1500, 750 रुपए इंडिविजुअली और कंबाइंड कोई ले जाता है तो 1500 रुपए, इंडिविजुअली कंबाइंड मतलब कोई अकेला कोई एक चीज ले जाता है तो 750 और 2-4 चीजें ले जाता है तो 1500 रुपए तक की एग्जम्पशन गिवन थी जीटीए सर्विस वालों को। अगर मैं जीटीए सर्विस वाला हूं, मैंने अगर किसी से 750 या 1500 रुपए किराया लिया एज अ केस में भी, तो मेरे को एग्जम्पशन मिली हुई थी। सर एज अ केस में भी समझाओ, क्यों समझाऊं, क्योंकि अभी एग्जम्पशन विड्रॉ हो रही है तो क्यों समझाऊं, छोड़ो ना। 750 रुपए लेते थे या 1500 रुपए लेते थे जीटीए वाले, तो एग्जाम था कि भैया इतना कम का अमाउंट आपने किसी से रेसिपेंट से माल लिया है ना, तो इस पे जीएसटी मत लगाओ, इनका माल तो ऐसे वहां तक माल ले जाओ, बस किराए के पैसे ले लो, सरकार के जीएसटी के पैसे मत लो। सरकार ये छोड़ रही थी, अब सरकार ने वो एग्जाम्पशन भी आपके यहाँ से छीन ली, ठीक। बड़ी लालची हो गई सरकार आपसे, मतलब छोटे आदमी भी अब जीटीए की सर्विस लेंगे ना तो उनको भी जीएसटी देना पड़ेगा। पहले उनके लिए एग्जाम था कि भैया आप छोटा सा माल इधर से उधर भिजवा रहे हो जीटीए के थ्रू, तो जाओ 750 रुपए से भी कम किराया है, 1500 से भी कम किराया है, तो जाओ आपसे जीएसटी नहीं लेते, बस ट्रक वाले को अपना उसका पैसा दे देना। अब सरकार क्या बोल रही है, नहीं हम तो यहाँ पे भी जीएसटी लगा के चलेंगे, 750 तो देना ही देना, 800 200 1000 जो भी पैसा दे रहे हो देना ही देना, प्लस हमारा क्या
प्लस हमारा जीएसटी का पेमेंट भी करके चलना। ये आपका अमेंडमेंट नंबर कौन सा बोल रहा है? आपका 19। सर ज्यादा अमेंडमेंट बचे? नहीं नहीं बच्चों, पर ज्यादा अमेंडमेंट तो बचे ही नहीं। 20th अमेंडमेंट्स, 20th नंबर का अमेंडमेंट क्या है? आपको एक स्टेट दिखा देता हूं मैं आपको वापस से। ये इसको अगर चलो बच्चों आपसे पूछा जाता है, बैठ जा, इसको क्या पूछा जाता है? अपन कहाँ रहते हैं सर? अपन यहीं कहीं रहते हैं, जयपुर में, राजस्थान में। सर इसको नॉर्थ कहते हैं, वेस्ट कहते हैं? सर वैसे तो नॉर्थ इंडिया में आते हैं अपन, पर फिर भी अपन वेस्ट जोन में रहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं भाई? इस वाले जोन को ईस्ट जोन। इसको साउथ इंडिया कहते हैं ना, तो इसको इतना तो पढ़ा है, इसको ईस्ट जोन कहते हैं। तो भारत सरकार, ये पहाड़ी एरिया था, ये शिलोंग, ये दार्जिलिंग, बहुत सुंदर एरिया है। मैं भी जाना चाहता हूँ, कभी आप बच्चे भी जाना, ठीक है ना। नागालैंड, कोहिनूर, मणिपुर है ना, ये बहुत ईस्ट इंडिया जो अपना है ना, ये बहुत सुंदर है, ठीक, और है पूरा पहाड़ी एरिया, ठीक है। तो सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है इस ईस्ट एरिया में, पहले अपनी एग्जाम्पशंस में बहुत टाइम से, जब से जीएसटी आया था, सरकार क्या चाहती है कि उन एरिया का अपना ही पार्ट है, बहुत, वी आर ग्लैड कि वो अपना पार्ट है। तो जब ईस्ट इंडिया में अगर कोई घूमने जाए तो उसको वहां के टिकट सस्ता पड़े, जिससे कि वहां पे लोग ज्यादा जाएं। जैसे कि आज मैं जयपुर में बैठ के प्लान बना रहा हूँ, समर वेकेशन चल रही है ना, तो समर वेकेशन में अपने फैमिली के साथ प्लान करना चाहता हूँ। मेरे ऑप्शंस हैं, या तो मैं नीचे साउथ चला जाऊँ, केरल चला जाऊँ, या ईस्ट इंडिया चला जाऊँ, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, दार्जिलिंग, गंगटोक, जो भी तुम जानते हो वहां चला जाऊँ, है ना। तो मैंने एयर टिकट देखा, एयर टिकट केरला का थोड़ा महंगा पड़ रहा है, वहां का थोड़ा सस्ता पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा था सर सस्ता? क्योंकि सरकार ने नॉर्थ ईस्ट रीजन्स पे, ठीक है ना, आपकी क्या दे रखी थी? छूट दे रखी थी कि चाहे फ्लाइट यहां से उड़ेगी, चाहे से यहां से टेक ऑफ करेगी। मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन से कोई फ्लाइट चाहे उड़ेगी या लैंड करेगी या टेक ऑफ करेगी, सॉरी, है ना, चाहे यहां पे लैंड करेगी, चाहे यहां से टेक ऑफ करेगी। तो अगर कोई फ्लाइट यहां पे लैंड कर रही है या टेक ऑफ कर रही है, तो उसके किराए पे जीएसटी नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? सरकार का क्या ऑब्जेक्टिव था? क्या लगता है मेरे विनय? टूरिस्ट, मतलब नॉर्थ इंडिया को, टूरिस्ट को प्रमोट करना, कि सस्ता पड़ेगा तो लोग ज्यादा आएंगे तो इन एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना। अब सरकार क्या बोलती है? तो मतलब सरकार क्या एग्जाम्पशन छीन रही है? सर आप सच्ची चीज बता दो, मतलब सरकार क्या एग्जाम्पशन छीन रही है? क्या सरकार यहाँ से चाहे लैंड हो चाहे टेक ऑफ हो जीएसटी लगाने वाली है? नहीं, इतना भी नहीं है, पर सरकार ने एक दिमाग लगाया। सरकार क्या बोल रही है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता था, है ना, घूमने आता था, वो अगर इकोनॉमिक क्लास लेके आता था तो जीएसटी नहीं लगाती थी सरकार। और सरकार ने बोलना ही भूल गई, जो बिजनेस क्लास लेके आता था उसके लिए सरकार ने बोला जहां चाहे से यहाँ पे लैंड हो, ये अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन है, चाहे यहाँ से लैंड हो या यहाँ से टेक ऑफ हो, चाहे लैंड हो चाहे टेक ऑफ हो, अगर ये रीजन बीच में आ गया तो क्या जीएसटी नहीं लगेगा। क्लास तो सरकार ने बोली ही नहीं। अब सरकार अमेंडमेंट में क्या बोल रही है? सरकार अब अमेंडमेंट में मेरे बच्चों ये बोल रही है कि अगर ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है, फ्लाइट यहाँ पे टेक ऑफ होगी, लैंड होगी, तो जीएसटी नहीं लगेगा। पर किस क्लास के लिए? सिर्फ गरीब लोगों के लिए। इकोनॉमी, गरीब है जीएसटी मत लो, घूमने आया है यार, पर बिजनेस क्लास वाला आया है, तो जब बिजनेस क्लास वाला आया है तो पहले ही खूब पैसा है, तो उसको जीएसटी क्यों छोड़ो? मतलब वो तो घूमने अपनी मर्जी से आया, और टिकट का पैसा देख के नहीं आया कि केरला जाना है या ईस्ट इंडिया जाना है। वो केरला जाके आ चुका, अब वो अरुणाचल प्रदेश जा रहा है। मतलब वो अमीर आदमी, वो अपना टूर पैसों से डिसाइड नहीं कर रहा। अगर पैसों से डिसाइड करता तो वो इकोनॉमिक क्लास में आ जाता, ठीक। तो जो आदमी पैसा दे ही नहीं रहा, उसको जीएसटी का पेमेंट क्यों छोड़ो? उससे तो लो। तो सरकार ने क्या किया? अब क्लास डिवाइड कर दी। पहले तो छोड़ रही थी, पहले सरकार से गलती हो रही थी, दोनों तरफ से जीएसटी छोड़ रही थी। अब भी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट रीजन में इकोनॉमिक क्लास में तो गरीब आदमी से जीएसटी नहीं लिया, पर अमीर आदमी से जीएसटी का पेमेंट इस बार सरकार ले रही है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में आ रहा हो चाहे इंडिया में कहीं भी जा रहा हो, ठीक है सर। मतलब अगर मैं यहाँ से केरला जाऊंगा तो जो इकोनॉमिक क्लास का टिकट होगा उस पर जीएसटी लगेगा क्या? हाँ सर, उस पर तो जीएसटी लगेगा। एग्जाम्पशन किसको है? नॉर्थ ईस्ट रीजन को है, ठीक है। वो तो साउथ रीजन है। समझ में आ गया सर? हाँ सर, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया सर। अब ये क्या है सर? ये थोड़ा सा इजी सा ही है, इसमें है ही क्या? अब देख लो एक बार, कई बच्चों का सब्र टूट रहा है, वो पूछना चाहते हैं सर कितने अमेंडमेंट है, मैं उन बच्चों को बता दूं बस ये रहा, गैस टैंकर पे बात आ जाती है, खत्म। सर ये क्या अमेंडमेंट नहीं है? नहीं यार, मेन अमेंडमेंट थे वो यही है। अब तो क्या है इसकी, ये मास्टर फाइल है। मैंने क्या कहा था, बस यहाँ तक 26 नंबर के अमेंडमेंट तक आज अपन पढ़ेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है, सारे मेन अमेंडमेंट खत्म हो जाएंगे। अब ये पढ़ा दिया 20 नंबर, बस 5-6 ही अमेंडमेंट तो और है। 21 क्या कहता है सर? ये भी 21 भी मैं क्या बताऊंगा आपको, अमेंडमेंट नहीं है, क्लैरिफिकेशन है। अगर कोई भी बस है, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है चाहे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब गवर्नमेंट जो चलाती है, जैसे आपके लो फ्लोर बसेज हैं, ठीक है ना, और मिनी बसेज जो आपकी बसेज हैं, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है चाहे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, अगर वो एसी बस है, गलती से भी वो एसी बस है,
तो फिर वो किसी भी तरह की बस हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, स्टेज हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी भी तरह की बस हो, है ना, जहां आराम हो रहा है वहां जीएसटी, लग्जरी में तो जीएसटी पहले भागता है। ठीक, तो अगर एसी बस है तो वहां पे जीएसटी लगता था, लगता रहेगा, आज भी, कल भी लगता था, आज भी लगता रहेगा, कोई अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट कहां पे है? पहले क्या कह रखा था, एसी का तो एसी की बात आ जाएगी जब भी किराए में तो जीएसटी बिल्कुल लगा के चलोगे। ठीक, सरकार कह क्या रही थी पहले सरकार कह रही थी एग्जम्पशंस में स्टेज कैरिज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज। सर स्टेज कैरिज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज क्या होता है? अब एसी की बात तो उठा दो, एसी में तो तुम्हारे को कंफ्यूजन ही नहीं है, एसी की बात आएगी जब जो जीएसटी आएगा ही आएगा, है ना, बैक तो उतार ले। ठीक, पर अगर बात किसी और की बात हो, एक बार सुन, क्लास ज्वाइन कर ले, अगर बात किसी और की बात हो, मतलब अगर मैं बस स्टॉप पे गया, मेरे को कहीं पहुंचना है, मैं बस स्टॉप पे थका थका चढ़ा, ठीक, सामने बस आई एसी बस, मैंने एसी बस को छोड़ दी, जाओ भैया जीएसटी लगता तुम में थे, है ना। फिर आई लोकल बस, लोकल बस में चढ़ जाऊंगा तो किराए में जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? सर पहले भी नहीं लगता था, आज भी नहीं लगता। इसको तो कहते हैं स्टेज कैरिज, है ना, स्टेज कैरिज कहते हैं कि भैया नॉर्मल बस है जो आपकी चलती है रोज, चाहे लो फ्लोर आई हो चाहे प्राइवेट की मिनी बस आई हो, दोनों पे जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि एसी नहीं है। पहले भी यही था, आज भी यही है। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज क्या होता था? कॉन्ट्रैक्ट कैरिज होता था कि मैंने एक बस वाले को हायर किया है ना, मेरे घर में मेरी कजन की शादी है या मेरी बड़ी दीदी की शादी है, तो शादी में कहीं और जाके शादी कर रहे हैं, तो मैंने एक बस वाले को हायर किया, एसी बस वाले को नहीं, नॉर्मल बस वाले को, कि सारी बारात यहाँ से वहाँ जाएगी, तो अब इस पे जीएसटी लगेगा क्या? हाँ सर इस पे जीएसटी लगेगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कैरिज था। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज था। तो सरकार ये स्टेज कैरिज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना भूल गई थी। सरकार अब क्या बोल रही है, अगर स्पेशल बसेस होगी, मतलब यही कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, तो यहाँ पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, चाहे ये नॉन एसी हो। एसी है तो फिर तो डाउट ही नहीं है, अगर ये नॉन एसी है तो यहाँ पे जीएसटी लगेगा। और स्टेज कैरिज पे मतलब जो नॉर्मल बसें यहाँ पे छोटी छोटी रूट पे चलती है, उन पे अगर वो नॉन एसी होगी तो उन पे आज भी एसी, तब भी नहीं था जीएसटी, आज भी नहीं है। जैसा 21 वैसा 21A। कई जगह ऐसी होती है जहां पे फेरी चलती है, जैसे अंडमान निकोबार में यहाँ पे पानी ज्यादा है तो यहाँ पे क्या चलती है? फेरी चलती है। कलकत्ता में गंगा में फेरी चलती है। तो फेरी क्या होती है? फेरी एक्चुअली क्या है, एक छोटी वेसल को बोलते हैं, छोटी शिप को बोलते हैं, जो बोट से तो बड़ी होती है पर शिप से बहुत छोटी होती है। ठीक, जो एक बारी में 100, 200, 500 आदमियों को ले जाती है। शिप तो हजारों लाखों को, शायद 5-10 हजार आदमी को ले जाए और माल भी खूब सारा ले जाए। शिप तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बोट से थोड़े बड़े होते हैं और शिप से तो बहुत ही छोटे होते हैं, इनको बोलते हैं फेरी। तो अगर फेरी कहीं से जा रही है, ठीक, वाटर के रोड के केस में बसेस होती हैं, वाटर के केस में फेरी है। फेरी है और चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है। अगर पब्लिक है, मतलब पहले क्या था, पब्लिक है मतलब पब्लिक यूज के लिए आ रही है, तो मतलब पब्लिक यूज मतलब सर लोकल लोग उसको इधर से उधर घूमने के लिए यूज लेते हैं। मतलब जैसे अगर कलकत्ता के एक बीच से दूसरे बीच पे जाना है ना, तो कई बार क्या है, रोड से बहुत बड़ा पड़ता है पर फेरी से छोटा पड़ेगा, है ना। रोड से जाओगे तो हो सकता है 50 किलोमीटर घूम के जाना पड़े, पर फेरी से जाओगे तो नदी काटते चल जाओगे, 2 किलोमीटर 2 मिनट में पहुंच जाओगे। तो लोग, बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियां चढ़ा देते हैं उसमें। हाँ बिल्कुल, मतलब बाइक सब पोर्ट लैंड हो जाती है उसमें, फिर फेरी चलती है इधर से उधर पार। ठीक, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ भाई, रोजमर्रे का। तो रोजमर्रे का अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो उसमें जीएसटी पहले भी नहीं लिया जाता था, अब भी नहीं लिया जाएगा। क्लैरिफिकेशन क्या है, अगर वो टूरिज्म पर्पस के लिए है, ठीक, अब भी टूरिज्म पर्पस के लिए है, तो ये बताना भूल गए थे कि पहले में फेरी में टूरिज्म पर्पस के लिए लेंगे या नहीं लेंगे, है ना। अब क्या बोल दिया, क्लियर बोल दिया कि टूरिज्म पर्पस के लिए अगर वो होगा, वो फेरी टूरिज्म पर्पस के लिए होगी, तो वहां पे जीएसटी अब तो लिया जाएगा। फेरी में भी टूरिज्म पर्पस के लिए अब जीएसटी लिया जाएगा। ठीक है, हाँ सर। अब क्या 22, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आपका आजकल रशिया में आपका हरे कृष्णा बहुत हो रहा है, आपको पता है? हाँ सर, आजकल रशिया में हरे कृष्णा कॉन्सेप्ट बहुत पड़ रहा है। हम भी भगवान कृष्णा के फैन है, तो भक्त हैं, भक्त मॉडर्न टर्म में फैन कह लो। ठीक, तो कृष्णा की बात आई है, तो क्या है, रशिया से कोई आदमी, चलो यूएसए से है अपने एग्जाम्पल में, यूएसए से कोई आदमी भारत आया और उसको वृंदावन घूमना है। अब वो जब इतना ही जानता था कि भारत में वृंदावन है जहाँ पे हरे कृष्णा हरे रामा टेम्पल है, हम तो वहां जाएंगे। ठीक, उसको ये नहीं पता था जाना कैसे है। उसने यूएसए बैठे बैठे फोन घुमाया, है ना, किसको? आपके इंडियन टूर ऑपरेटर्स को। टूर ऑपरेटर्स होते हैं ना सर, हाँ, टूर ऑपरेटर्स को उसने क्या किया है, वहीं बैठे बैठे फोन लगाया और बोला मेरे को वृंदावन घूमना है। तो मतलब आपका टूर ऑपरेटर बाहर के आदमी को इंडिया में घुमाने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या पड़ेगा, इसका इंडिया ही पड़ जाएगा। ठीक, सर्विस दे रहा है इंडिया में घुमाने की, तो ये टूर ऑपरेटर पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? सर ये सर्विस प्रोवाइडर है या रेसिपिएंट है?
ठीक, ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये रेसिपिएंट है, तो इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा जब ये इसको इंडिया में घुमा रहा है तो? हाँ सर बिल्कुल इस पे जीएसटी लग के चलेगा। अगर इस पे जीएसटी लग के चलेगा तो पहले भी यही था, अब भी यही है। दिक्कत क्या है, अगर ये वापस से आया, इसने बोला मेरे को वृंदावन भी घूमना है और मैंने थोड़ी सी रामायण भी पढ़ ली, रामायण में श्रीलंका में ले गया था रावण सीता मैया को, तो जहाँ माता जानकी बैठी थी अशोक वाटिका में, मेरे को वो जगह भी देखनी, ठीक, मेरा टूर बना दो, हे टूर ऑपरेटर मेरा टूर बना दो वृंदावन का भी, और मतलब मेरे को अपनी भागवत भी दिखा दो, रामायण भी दिखा दो। तो ये बोल रहा है भैया रामायण देखने के लिए, अशोक वाटिका देखने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, अगर बाहर जाना पड़ेगा तो वो प्लेस श्रीलंका में है, ये तो होता है एग्जेम्प्ट, ये होता है टैक्सेबल। अब कैसे करके चले, अपने इसने 60,000 चार्जेस लिए टूर ऑपरेटर ने अपने कमीशन के, ठीक, अगर इसने कमीशन के 60,000 रुपए लिए तो 60,000 रुपए, अब जब ये वृंदावन में आया था जब तो टैक्सेबल थे, पर अब जब ये दोनों जगह जा रहा है तो क्या करें? तो सरकार बोलती है अब दोनों जगह जा रहे हैं तो पार्टली एग्जाम पार्टली टैक्सेबल कर देंगे, ठीक, क्योंकि अगर ये सिर्फ श्रीलंका जाता तो एग्जाम्प्ट हो जाता, सिर्फ वृंदावन आता तो टैक्सेबल हो जाता, अब ये यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, तो पार्टली एग्जाम पार्टली टैक्सेबल कर देंगे। तो पार्टली एग्जाम पार्टली टैक्सेबल कैसे करेंगे, ये अब बताया अमेंडमेंट में। सर कैसे करेंगे? सरकार बोलती है 50-50% कर दो, ये भूल जाओ ये यहाँ कितने दिन रुका, यहाँ कितने दिन रुका, वो वृंदावन कितने दिन रुका ये भूल जाओ, श्रीलंका कितने दिन रुका ये भूल जाओ। अपन दो तरीके लगाएंगे, पहला है 50-50%, एग्जाम्प्ट का तरीका बता रही है सरकार, एग्जाम्प्ट में 50-50% कर दो, मतलब 60,000 का 30,000 तो मान लो वृंदावन में के लिए लगे और 30,000 किसके लिए लगे? श्रीलंका के लिए। तो पहला एग्जाम्प्ट का अमाउंट कितना आया? 30,000। दूसरा क्या है, तरीके से कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन क्या कहती है सरकार, क्या बोलती है कैलकुलेशन में कि यार अगर वो 60,000 4 दिन श्रीलंका में रुका और 2 दिन वृंदावन में रुका तो एग्जाम्पशन का पार्ट निकाल रहे हैं, एग्जाम्पशन का, तो 4 दिन श्रीलंका में निकालना, तो एग्जाम्पशन कितनी मिलनी चाहिए? 4 दिन की आउट ऑफ 6, तो 40,000 रुपए की एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए। तो रफ तरीके से तो क्या मिलनी चाहिए? 30,000 की, और पर्टिकुलर जो तरीका है उससे 40,000 की एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए। बताओ सरकार का नुकसान किसमें है? ज्यादा एग्जाम्पशन देने में सरकार का फायदा है, नुकसान है, सॉरी, ज्यादा एग्जाम्पशन देने में सरकार का नुकसान है। तो सरकार का अपना नुकसान करा ले क्या? नहीं। लॉयर लिखने वाले अपना नुकसान करा ले क्या? नहीं। तो सरकार क्या बोलती है, विच एवर इज लोअर पे को एग्जाम्पशन दे देंगे, मतलब 30,000 पे एग्जाम्पशन आपको दे देंगे, ठीक है? हाँ सर ठीक है। ओ ओ ओ 23 नंबर का एग्जाम्पशन, किस किस बच्चे को आरसीएम का चैप्टर याद है? सर हम सबको याद है। तो आरसीएम के चैप्टर में मैंने बताया था, वैसे तो आरबीआई कोई भी सर्विस देता है चाहे कोई भी सर्विस लेता है, लेने पर भी एग्जाम्पशन है और देने पर भी एग्जाम्पशन है, यही बताया था मैंने। सर एग्जाम्पशन है, ये अमेंडमेंट है, भारी है, बहुत इजी, इतना इजी कि सबसे जो पढ़ा उस सबसे इजी है ये, पर भारी, इसका इफेक्ट बहुत भारी है। मतलब आरबीआई को अब ये जीएसटी के चंगल में ये अमेंडमेंट ले जाएगा। तो क्या पढ़ा था अपन ने आरसीएम वाले चैप्टर में? आरसीएम वाले चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चों अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई भी आरबीआई ओवरसीइंग कमेटी से, वैसे तो कोई भी लेता है चाहे देता है, एग्जाम्पशन वाले गेट में लिखा होता है एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन है, पर एक सर्विसेज अगर ओवरसीइंग कमेटी से, आरबीआई ओवरसीइंग कमेटी से कुछ सर्विस ले रहा था तो आरबीआई के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल इवेंट आता था। ये कितने बच्चों को याद था? हाँ सर हम सबको याद था सर। झूठ बोलने में क्या जाता है? हाँ झूठ तुम अपने आप से बोल रहे हो, मेरे से थोड़ा ना बोल रहे हो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ठीक? वैसे मैं भी सर झूठ बोल रहा हूँ कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे रिजल्ट से मेरे को बहुत फर्क पड़ता है, ठीक? तुम्हारे पेरेंट्स जितना फर्क मेरे को पड़ता है, क्योंकि तुम तो नालायक, तुमको तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। पहला फर्क पड़ता है तुम्हारे पेरेंट्स को, दूसरा पड़ता है मेरे को, फिर कहीं तीसरी अगर कुछ जगह बच जाती है वो तुम्हारी है, ठीक? तो आरबीआई अगर ओवरसीइंग कमेटी से तो कोई भी सर्विस लेती थी तो वो एग्जम्प्ट नहीं था, वो आरसीएम बेसिस पे टैक्सेबल होता था। तो सरकार ने क्या किया, मैं क्या बोलता था, इसको भी एग्जाम्प्ट करा दो ना, मतलब आरबीआई की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि आरबीआई कोई भी सर्विस देता वो तो एग्जाम्प्ट थी, तो मतलब आरबीआई तो उसको इनपुट ले ही नहीं सकता था, तो जब इनपुट नहीं ले सकता था तो इसको भी एग्जाम्प्ट करा दो, वरना बेमतलब में आरबीआई की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा ये। ऐसी बात करते चलते थे ना अपन। तो अब क्या बोला जालिमों ने, क्या किया इन्होंने, क्या बोला आरबीआई को कि ऐसा है कि अब आपकी इनपुट सर्विस बनती थी, इस पे आपका इनपुट बनता था, आरबीआई बोलता था हाँ हाँ हाँ, तो आपको इससे निजात चाहिए, आरबीआई जोर से चिल्ला के बोला हाँ हाँ हाँ, तो इन्होंने क्या किया, अब आपकी आरबीआई की आउटपुट सर्विस भी, आउटवर्ड सप्लाई भी टैक्सेबल, मतलब आप अब आरबीआई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओ, क्योंकि आपको इसका इनपुट चाहिए ना, तो आप इसको क्या करो, मतलब आपको ये चाहिए ना कि आपके इसके कॉस्ट का पार्ट ना बने, तो आप अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के आउटवर्ड पे भी जीएसटी लगा दिया। मतलब मैं तो उम्मीद कर रहा था, इसलिए आरबीआई जोर जोर से हाँ 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 क्यों चिल्ला रहा था, क्योंकि आरबीआई को लग रहा था ये वाली जो ओवरसीइंग कमेटी से सर्विस ले रहा है उसको एग्जम्प्ट कर देंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे। इन्होंने एग्जम्प्ट नहीं किया, इन्होंने आरबीआई ने आउटवर्ड जो सप्लाई करते हैं ना उस पर भी टैक्स लगा दिया, ठीक? इतने बेईमान।
सरकार इतनी लालची हो चुकी है, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही जैसे आरबीआई पे लगाया वैसे ही इड्डा पे भी लगा दिया, सेबी पे भी लगा दिया। पहले ये दोनों एग्जाम्पशन से गेट से बाहर थे, अब क्या बोल दिया, इड्डा जो भी सर्विस देगा वो भी टैक्सेबल, सेबी जो भी सर्विस देगा वो भी जीएसटी में टैक्सेबल। मतलब अब इड्डा का डिपार्टमेंट इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट है ना, अथॉरिटी एक्ट, ये भी क्या आएगा, अब इसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, सेबी को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। बड़े बड़े अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट 23 और अमेंडमेंट रोल अमेंडमेंट नंबर 23 एंड अमेंडमेंट नंबर 24 आर मेजर अमेंडमेंट, ठीक। इनके इफेक्ट बहुत बड़े हैं, पढ़ने में बहुत इजी हैं। 25 टोल प्लाजा। सर आजकल तो हमारे पास सबके पास फास्टैग है ना, हम सब जानते हैं टोल प्लाजा क्या होता है। टोल प्लाजा पे जो भी टोल वाले रिसीव करते थे, टोल रिसीव करते थे ना, वो एग्जेम्प्ट होता था। अच्छा सर, हाँ, उसका गेट नंबर 5 में एग्जामिशंस में नाम लिखा हुआ था। सर्विस प्रोवाइडर कौन, भारत सरकार, NHAI नहीं सर, NHAI नहीं, हम बताते हैं आपको। लाओ फिर ज्वाइन करो मुझको। ये रोड बनी नेशनल हाईवे 10, NH10 मूवी देखी है, हाँ सर, NH10, ठीक। अब NH10 एक मूवी है, उसमें अगर अपन, नहीं मूवी से रिलेटेड कुछ नहीं बताऊंगा, मूवी की स्टोरी नहीं बताने वाला मैं, ओ ठीक, ध्यान से। इधर टोल प्लाजा आया, सरकार क्या करती है, रोड बनाने में बहुत खर्चा आता है, सरकार के पास गरीब है सरकार तो है, मतलब जब भी पैसा खर्चने की बारी आएगी ना, बोलते कि पैसा नहीं है ना। तो सरकार ने क्या बोला, एक आदमी को बुलाया, रोड बनाएगा, ठेकेदार बनेगा, बोले हाँ ठेकेदार बनूंगा। तो बोले एक काम कर, NH10 बना दे। बोले कितने किलोमीटर का है, बोले 500 किलोमीटर का है। बोला कितने पैसे लेगा, उसने बोला 500 करोड़ रुपए लूंगा, है ना। 1 किलोमीटर की रोड बनाने में 1 करोड़ रुपए का मान लो खर्चा आ जाता है ना। तो मैं तो 500 करोड़ रुपए लूंगा। सरकार 500 करोड़ लेगा, 500 करोड़, बोले हाँ 500 करोड़। ऐसे क्या बोल रहे, 500 करोड़ सरकार आपके लिए बहुत छोटी रकम है। बोले नहीं छोटी नहीं, बहुत बड़ी है, 500 करोड़ भी नहीं है हमारे पास, अब क्या करें। तो बोले नहीं है, ठेकेदार बोले 500 करोड़ नहीं है, पर मेरे को तो चाहिए। बोले फ्री में थोड़ा काम करूंगा। तो सरकार बोल रही है चल एक काम कर, 10 साल तक का टोल तू ले लेना, टोल बना वहां पे टोल प्लाजा, 10 साल तक का टोल तू ले लेना। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है अब, ये ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर। भैया जिस रोड पे मक्खन जैसी गाड़ी चला के आए हो, वो रोड किसने बनाई है, कॉन्ट्रैक्टर ने। रेसिपिएंट कौन है, वो कार वाला, ये कार ड्राइवर्स है ना। सर ये आपकी कार होती है क्या ऐसी, पता नहीं यार कैसी, मेरे पास तो कार ही नहीं है यार, गरीब है ना, ठीक। सर झूठ, अरे नहीं सच्ची यार, ठीक है। घर में तो मेरे पास नहीं है ना। तो क्या है, ये कार वाला क्या है सर, ये तो बचपन में जो आप वो खेलते थे ना, हाँ बस वैसी ही कार है मेरे पास, ठीक। तो वैसे अगर कोई कार वाले, ये सर्विस रेसिपिएंट है, ये ठेकेदार सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। तो मतलब जब ये टोल देता था, ये इसको टोल देता था ना, यहाँ टोल प्लाजा पे टोल देते थे ना आप, तो वो टोल को एग्जाम कर रखा था सरकार ने। बोलती है चलो ठीक है, इसमें जीएसटी मत देना, मतलब इन लोगों की जेब पे ज़्यादा चोट ना आए, तो बोले ज़्यादा जीएसटी मत देना, ठीक है। ठीक है सर। तो मतलब टोल वाला सिर्फ टोल कलेक्ट करता था, जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट नहीं करता था। कभी भी पर्ची पड़ रही हो तो देख लेना, है ना। पर अब सरकार ने बोला फास्टैग आ गया, तो फास्टैग में ये रूल आ गया कि जो भी फास्टैग से पेमेंट नहीं करेगा, कैश पेमेंट देगा, उसको डबल पेमेंट करना पड़ जाएगा। डबल ही है शायद तक, कुछ ज्यादा तो पक्का है पर डबल ही है शायद तक, है ना, डबल पेमेंट कर जाएगा। तो सरकार ने बोला वो एक्स्ट्रा पेमेंट में क्लैरिफिकेशन किया कि वो भी टोल ही है, उस एक्स्ट्रा पेमेंट में भी ये आपका कॉन्ट्रैक्टर जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक। तो यही बोला कि टोल चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगता था, एक्स्ट्रा चार्जेस ओवरलोडेड के उस पे भी जीएसटी नहीं लगता था, एक्स्ट्रा चार्जेस ड्यू टू द नॉन फास्टैग उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो मतलब टोल प्लाजा पे किसी भी तरह का अमाउंट को आप टोल दे दो, उस टोल पे जीएसटी पहले भी नहीं आता था, अब भी क्लैरिफिकेशन है, अब भी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ सर, लास्ट अमेंडमेंट आज का, इसके बाद आपकी क्लास खत्म, टन 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 बच जाएगी और सब बच्चे बैग उठा के घर भाग सकते हैं। इसके बाद मैं अपना टाइम लूंगा, बैग पैक मत करने लगो, ओ नालायक हो, ये लास्ट पीरियड नहीं चल रहा है स्कूल का, ठीक। जो बैग पैक करने लग गए, अभी रिवीजन करा दूंगा, ये पढ़ा दूंगा आगे। एक भी बच्चा दिखा ना अपनी जगह से हिलता हुआ, एकदम कमर सीधी, सारा टेंशन यहाँ पे, ठीक है। हाँ सर, बस आप है ना स्कूल डेज की बड़ी बात करते हैं, हमारे स्कूल डेज के हमारे को तो बहुत याद आ जाती है हमारे दोस्तों की, और हमारा कोई और भी एक दोस्त हुआ करते थे हमारी, उसकी भी याद आ जाती है। हाँ बस खुश रहो याद करके, ठीक है ना, और आगे बढ़ते रहो लाइफ में मेरे साथ। 26 नंबर का पॉइंट आपको कहता है कि गेस्ट हाउस। अब क्या है, गेस्ट हाउस में गेस्ट रैंकर, सॉरी, टीवी चैनल्स देखे हैं सर हम टीवी भी नहीं देखते, है ना, हमसे पढ़ाई करते हैं। झूठ किसी और से बोल लेना, मुझको तो एक बार तरीके से बात कर लो मेरे से, सच ऐसे दोस्त देखते हैं सर, कुछ काम ही नहीं है, यहाँ जाते हैं बस्ता पटकते हैं और टीवी के चैनल चलाते हैं। तो कितने बच्चे वो डिबेट देखते हैं, है ना।
तो जब जैसे मान लो डिबेट की बात नहीं है, कोई भी टीवी चैनल पे कोई भी एंकर नहीं आता, ठीक है, एंकर की बात नहीं है, कोई भी सेलिब्रिटी, मतलब एक तो आपके आते हैं डेली सॉप्स वगैरह, वो तो रोज चलते ही रहते हैं, है ना। पर जैसे कई बार आजकल तो इंटरव्यू वाला भी बहुत चल रहा है, मैं भूल गया उसका नाम, एक बड़ा फेमस यूट्यूबर है, वो तरह तरह लोगों के इंटरव्यू लेता है, ठीक। तो गेस्ट एंकर आते हैं, अगर किसी भी टीवी चैनल पे कोई भी गेस्ट एंकर आया तो टीवी चैनल वाला उस गेस्ट एंकर को कुछ पेमेंट करता होगा क्या सर? हाँ बिल्कुल पेमेंट करता होगा, है ना। अगर सचिन तेंदुलकर को बुला लिया, चलो आप इंटरव्यू दो, तो सचिन तेंदुलकर साहब आने के पैसे लेंगे नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, है ना। तो आपके जो टीवी चैनल वाले गेस्ट एंकर को पैसे देंगे? हाँ सर बिल्कुल देंगे। तो अब ये क्लैरिफिकेशन ये आया है कि सचिन तेंदुलकर साहब यहाँ पे गेस्ट एज अ गेस्ट एंकर जब 1 लाख रुपए का पेमेंट लेके जा रहे हैं, आधे घंटे के लिए आए थे जब वो, और 1 लाख रुपए लेके जा रहे हैं, तो इस 1 लाख रुपए पे वो सर्विस प्रोवाइडर आ गए ना, ये कौन आ गया आपका टीवी चैनल वाला? रेसिपिएंट। तो इससे जीएसटी भी ले क्या? तो सरकार ने सचिन तेंदुलकर जी को बोला सर ऐसा है कि आप खुद रजिस्टर्ड आदमी हो क्या? सरकार ने, उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं तो इंडिविजुअल हूं, मैं तो ऐसे ही आ गया था। बोले ऐसे आ गया तो 1 लाख रुपए लेके ऐसे ही चले जाओ, ठीक, ऐसे 1 लाख रुपए लेके ऐसे चले जाओ, जीएसटी आपको नहीं मिलेगा, मतलब जीएसटी का अमाउंट आपको टीवी चैनल वालों से ना कलेक्ट करना है ना हमें देना है, ठीक। तो इंडिविजुअल वालों के तो जो खुद रजिस्टर्ड नहीं है उनके तो मना है, मना कर दिया, मतलब क्लैरिफिकेशन ले रही। पहले इस रिलेटेड कोई भी तरह की एग्जाम्पशन नहीं थी, ये तो पूरी तरह अमेंडमेंट है। तो सरकार क्या बोल रही है, व्हाट अबाउट जीएसटी का क्वेश्चन आया ऐसे मोड पे, तो सरकार ने बोला अगर जो सर्विस दे रहा है सचिन तेंदुलकर साहब वो खुद ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी जीएसटी की बात होके नहीं चलेगी। सलमान खान गर्व, कोई भी जीएसटी की बात होके नहीं चलेगी, ठीक है। और अगर सामने वाला आदमी रजिस्टर्ड आदमी है, जैसे कि हो सकता है ना कोई रजिस्टर्ड आदमी हो, जैसे बीसीसीआई से कपिल आपका रवि शास्त्री जी आ गए, है ना, इंटरव्यू देने किसी टीवी चैनल पे, आज तक पे आ गए, ठीक है, इनको बीसीसीआई को पेमेंट मिलेगा, रवि शास्त्री जी को नहीं मिलेगा। रवि शास्त्री जी जो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हैं, तो बीसीसीआई को पेमेंट दे रही है इस बार कौन? आज तक वाले। तो इस बार कौन आई है? खुद कंपनी, है ना, खुद रजिस्टर्ड पर्सन आया है। तो रजिस्टर्ड पर्सन आपसे टीवी चैनल वालों से बिल्कुल जीएसटी का अमाउंट भी कलेक्ट करके चलेगा। टीवी चैनल वालों को, रवि शास्त्री को नहीं, बीसीसीआई वालों को जब पैसे देंगे, ठीक, तो वो जीएसटी का अमाउंट भी देंगे और फिर बीसीसीआई वो अमाउंट जीएसटी का पैसा सरकार को भी जमा कराएगी। ये क्लैरिफिकेशन या अमेंडमेंट पढ़ सकते हो। तो क्या लिखा है कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? सर्विस है, सप्लाई है, इंटर है, टैक्सेबल पर्सन, अगर टैक्सेबल पर्सन में यस लिखा है तो कोई एग्जम्पशन नहीं है, बीसीसीआई वाले हैं मतलब टैक्सेबल पर्सन है, तो आपको जीएसटी कलेक्ट करना है। पर अगर सचिन तेंदुलकर साहब खुद ऐसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए हैं, टैक्सेबल पर्सन वो खुद ही नहीं है, तो कोई भी जीएसटी की बात होके नहीं चलेगी। चलो अब सब बच्चे अपने फटाफट से चैन बंद कर लो, बैग की बुक तो तुमने अंदर डाली ली और भाग जाओ घर को, ठीक है ना। ये आपने अमेंडमेंट क्लास हो गई आज की। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ ले, ठीक, कमेंट्स में पूछ सकता है, कमेंट में पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, फटाफट से पूछा करो यार, ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। आज की क्लास यहीं करते समाप्त, फिर मिलेंगे अपन किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए दिन, है ना, पर तुम और हम वही रहेंगे, है ना। ओके सर, बाय।